विजिबल है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो जो मैंने कहा है कि उन्होंने जो विषय ही चुना वो थोड़ा बिल्कुल अनोखा था, विशेषकर जो सुरक्षा की भाव कैसे आए किसी एक शैक्षिक संस्थान में जो स्टूडेंट्स हैं डिसेबिलिटीज के साथ या पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके साथ कैसे एक सुरक्षा का भाव आए। तो इसके लिए मैंने जो विषय ही चुना इन्होंने मुझे दिया भी, और वो जो एक है कि किन किन प्रविधियों द्वारा हम जो मानवीय सेफ गार्ड्स हैं किसी संस्थान में, और वो भी विशेषकर एब्यूज को लेकर। सेफ गार्ड तो कई होते हैं, सेफ गार्ड्स कई होते हैं। अग्नि को लेकर के सुरक्षा की जाती है किसी संस्थान या कहीं पर की जाती है किसी जगह, कहीं पर कहीं कोई और भूकंप ना आए उसके लिए तैयारी की जाती है, कहीं कोई और प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे भी की जाती हैं, और कई ऐसे और भी मुद्दे हैं जिनसे हम लोग बात करते हैं सेफ गार्ड। आपने विषय चुना है अब्यूज के अगेंस्ट जो सेफ गार्ड हो सके उस पे हम लोग विमर्श करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम सेफ गार्ड की बात करते हैं तो सेफ गार्ड होते क्या है, कैसे सेफ गार्ड, मतलब क्या इससे अभिप्राय क्या होगा। बड़ा पॉपुलर एक वर्ड है, सबको हम लोग सेफ गार्ड कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है। तो उसका सिंपल सा एक तात्पर्य अगर एक फ्रेज में लें तो उसका मतलब होता है कीपिंग चिल्ड्रन सेफ इन एजुकेशन। क्योंकि हम इसको शिक्षा के संदर्भ में किसी शैक्षिक संस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, क्योंकि हम बहुत दूसरे जगहों की बात हम नहीं कर सकते हैं, और कर नहीं सकते हैं इसलिए नहीं कर नहीं सकते कि मुद्दे नहीं है, लेकिन पहले हम कहीं ना कहीं से हम आप सभी किसी न किसी शैक्षिक संस्थान से या किसी सेवा देने वाली संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो उन संस्थानों में, उन संस्थान में या शिक्षा देने के क्रम में, पुनर्वास के क्रम में, आप जब बच्चों को बच्चों की सुरक्षा को शिक्षा में या पुनर्वास में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, उसको श्योर करते हैं, कीपिंग चिल्ड्रन सेफ इन एजुकेशन की बात करते हैं, देन आप सेफ गार्ड्स की बात कर रहे हो। यानी कि सेफ गार्ड वो तैयारी है जिसके द्वारा हम अपने एक किसी भी माहौल को, एक वातावरण को हम बचा सकते हैं। हमारा विशेषकर जो मुद्दा बातचीत का दायरा है वो है कि हम कैसे ह्यूमन बीइंग को बचाएं। जो आपने कहा, तो मैंने पहले भी कहा कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन आज जो हम बात करना चाहे, हम अपने बात कर रहे हैं वो अब्यूज पे। तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम मैल ट्रीटमेंट। मैल ट्रीटमेंट क्या होता है, कभी सुना होगा आपने, मतलब एक मैल वर्ड जुड़ते हैं किसी के आगे तो वो मतलब कु जुड़ जाता है। जैसे कुपोषण में जोड़ते हैं तो कुपोषण कहते हैं। आप किसी से एक व्यवहार करते हैं और मैल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि आप बिल्कुल गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग, कोई भी किसी तरह का व्यवहार गलत हो रहा है उससे बचाना, बच्चों को बचाना, ये एक सेफ गार्ड है। ये कई तरह के सेफ गार्ड के प्रावधान होंगे। और क्या हो सकता है, प्रिवेंटिंग इम्पेयरमेंट ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ और डेवलपमेंट। यानी कि जो बच्चों का विकास हो रहा है एक किसी शैक्षिक संस्थान में, या वो एक किसी भी बच्चे का जब विकास होता है, आप शायद जानते होंगे, आप सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपने एक फुल टाइम कोई ना कोई कोर्स किया है, प्रोग्राम किया है, तभी आप सभी रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं। तो आप जानते हैं कि बच्चे का ग्रोथ, जो डेवलपमेंट है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। इस किसी भी डेवलपमेंट के, और खास करके बच्चों के डेवलपमेंट के, हेल्थ के इश्यूज को अगर कहीं ना कहीं से हमारा कोई सिस्टम इम्पेयर्ड कर रहा हो तो उससे भी प्रिवेंट करना एक सेफ गार्ड है। इंश्योरिंग children grow up in circumstances consistent with provision of safe and effective care। यानी कि उनको ऐसे प्रावधान की व्यवस्था करना जिससे वो बहुत सेफ और अच्छा फील करे, जिनमें कि इफेक्टिव केयर हो रहा है। फिर है नेक्स्ट की टेकिंग एक्शन टू एनेबल ऑल चिल्ड्रन टू हैव बेस्ट आउटकम। अगर आप कहीं पर भी एक सेफ्टी का माहौल हो, आप सुरक्षा का भाव पाते हैं, तभी आप बैठे कर पा रहे हैं। अगर हम यही मान लीजिए कि एक वेबिनार वगैरह कर रहे हैं, सब लोग बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे, जो जहां पर है वहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं उनको कोई असुरक्षा का भाव हो जाए तो आप न मेरी बात सुन पाएंगे, न इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, न आप कभी जो भी कुछ यहाँ पे कोई चर्चा हो रही है, क्या हो रहा है,
इसलिए आप कोई भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी शिक्षा के शैक्षिक संस्थान के संदर्भ में, किसी कक्षागत गतिविधियों के संदर्भ में अगर आप देखें तो यू विल फाइंड दैट कि feeling of safety and safety provisions are a very critical component and essential component to be engaged in the learning process. तो ये सभी इतने महत्वपूर्ण हैं जितनी कि हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे कि आपने शायद मास्लो की नीड ऑफ हायरार्की पढ़ी होगी, तो आप जानते होंगे कि हमें सबसे पहले हमें जो हमारी बॉडीली नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, वो जरूरी है। उसके बाद हम सेफ्टी नीड्स की ओर बढ़ते हैं। हम उनकी केयर नहीं करते हैं, हमें पता चलता है। ऐसे मान लीजिए अगर हम खाना पीना रोज हमें मिल रहा है तो हम खाने पीने की बात नहीं सोच पाते, लेकिन अभी खाना ना मिले तो हम नहीं सोच पाएंगे। ठीक इसी तरह से कोई एक अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां बच्चे या पढ़ाने वाले टीचर सभी सेफ महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जहां पर ये सेफ्टी का भाव खत्म होता है तो जो दूसरी बात होती है पढ़ाई लिखाई की, वो कभी आएगी नहीं। एक बड़ा क्रिटिकल सर वॉइस इज नॉट क्लियर। वॉइस नहीं आ रही मेरी? जी आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। स्पष्ट आवाज है, बोलिए। क्लियर नहीं आ रही आवाज। आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है, सर की आवाज नेटवर्क नहीं होगा आपके पास में। आ रही आवाज सर, आवाज आ रही है। जो लोग भी है अपने नेटवर्क को देखें थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो बहुत ब्रॉडबैंड मतलब बहुत हाई स्पीड इंटरनेट पे बैठा हूं। मेरे साइड से मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, फिर बात करते हैं कि हम सेफगार्ड को सिंपल फॉर्म्स में कहें कि हम क्या करें तो सेफगार्ड हम कहेंगे कि हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे, जो बच्चों के केस में अगर कहें तो सुरक्षित हो। बच्चे या कोई व्यक्ति भी, बच्चा ही क्यों, कोई व्यक्ति सुरक्षित हो, सपोर्ट करे उन बच्चों को। सेफगार्ड का मतलब है उन बच्चों को बचाना जो बच्चे किसी न किसी रूप से शिकार हो सकते हैं अब्यूज होने के। ऐसा अब ये कोई कहें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वनरेबल चिल्ड्रन है, उसके लिए कई सारी स्टडीज हैं, कई शोध हैं, कई संभावनाएं हैं जो आप भी एक विवेकपूर्ण रूप से देख सकते हैं। कई ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनकी बात अभी हम लोग करते हैं। यानी कि आपको उन बच्चों, उन व्यक्तियों की पहचान करनी होगी अपने शैक्षिक संस्थानों में जो वनरेबल हैं, जिन जो सुरक्षा जिनकी जो अब्यूज की तरफ जा सकते हैं। तो सेफगार्ड का आपका तात्पर्य है कि आप उनको प्रोटेक्ट करें, आप उन्हें सपोर्ट दें। फिर नेक्स्ट है कि आप सेल्फ केयर कहीं पर भी हो तो सेल्फ केयर सिखाएं उस बच्चे को, व्यक्ति को सेल्फ केयर सिखाना बहुत जरूरी है कि अपनी देखभाल खुद कर सके, अपनी रक्षा स्वयं कर सके, अपनी डिफेंस के कुछ जो स्ट्रेटजीज हैं उसको अपना सके। और नेक्स्ट है सेफगार्ड में टेकिंग एक्शंस। अगर कुछ घटना घटती भी है, कुछ ऐसा होता भी है, छोटी मोटी कुछ उसके प्रिमिटिव लक्षण भी दिखते हैं, तो टेकिंग एक्शंस यानी कि उसके लिए सटीक कदम उठाए जाने बहुत जरूरी, नितांत आवश्यक है। क्योंकि बिना आप जब कदम नहीं उठाएंगे तो इस तरह के अगर दोबारा होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि यह संभावना बनती है कि आपने उस समय कोई कदम नहीं लिया था, तो उस तरह के जो इल बिहेवियर है, जो किसी के अंदर मानसिकताएं पनप रही होंगी, दुर्भावनाएं होती हैं, वो फिर से किसी दूसरे में भी जागृत हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक्शंस लिए जाए। तो इसके लिए अगर आप देखें तो कई सारे आप देखेंगे कि एब्यूज कहां पर हो सकता है। पहले तो एब्यूज क्या है इस पे थोड़ी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन मैं समझता हूं कि इतने दिन से बातचीत हो रही तो एब्यूज पे भी बात हुई होगी कि अब्यूज किसे कहते हैं। वो कोई भी ऐसा व्यवहार जो दूसरे को हर्ट कर रहा हो, हम उसके अब्यूज की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन वो तर्कसंगत हो। उसके लिए कई सारे अब्यूज के ऑपरेशनल डेफिनेशन भी बहुत सारे कंट्रीज में एस्टैब्लिश्ड है कि किस घटना को, किस क्रिया को हम अब्यूज कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। हमारे यहाँ भी जो कानून है उनमें कौन से चीजें घटना, कौन से बातें अब्यूज में आएंगी, कौन सी नहीं आएंगी, आप कितने देर देखते हैं तो उसे घूरना कहा जाएगा, कितने देर नहीं देखें तो घूरना, इस तरह की बातें भी ऑपरेशनली डिफाइंड है। लेकिन उनसे ऊपर की ये मतलब
सोचने की जरूरत है। अगर इस अब्यूज वगैरह एक सोशल प्रॉब्लम है, जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें मैं बार बार कहूंगा, अंत में भी फिर से कहूंगा, इस बात को भी रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी सोशल मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए दहेज हो, ये वाला मुद्दा है कि अब्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये सभी सामाजिक मुद्दे हैं। और इन सामाजिक मुद्दे मतलब कहीं ना कहीं है, हम जान रहे हैं, और ये मुद्दा है हमारे पास, पनप रहा है कहीं पर। कितनी बार, जैसे अभी मैं देखा इंडिया में कोई था कि केवल एक स्टडी थी, इसमें सिर्फ 5% अब्यूज रिपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि 95% छुप जाते हैं। ये क्या है? मान लीजिए कोई भी कह रहा है, अगर एक स्टडी कह रही है, चलिए दूसरी स्टडी कोई जो कह रही होगी थोड़ा कम कह रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी ऐसी प्रतिशतता ऐसे अब्यूज की है हमारे देश में जो रिपोर्ट नहीं होती, जो कहीं संज्ञान में नहीं आती हैं, लोग बच्चे उसे बता नहीं पाते हैं, माता पिता बता नहीं पाते। तो ये सभी चीजें एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें हमें समझना होगा और अब्यूज को भी जानना होगा। कई बार ऐसे अब्यूज होते हैं जो बच्चे या व्यक्ति उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वो अब्यूज के शिकार हुए हैं या ये घटना अब्यूज में आ सकती है। कहीं कहीं इसके दुरुपयोग भी दिखे हैं कि कहीं कहीं लोग ना अब्यूज वाले भी घटना को अब्यूज की श्रेणी में मान करके उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, हर तरह की बातें। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर इस तरह की बातें थी, पहले ज्यादा थी। इसको देखते हुए कई सारी प्रोविजंस बने। तो दो घटनाएं बनती हैं। अगर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हम देखें तो कौन सी दो संभावनाएं हैं? एक है कि एट स्कूल, कि हम क्या क्या पॉसिबिलिटी, क्या क्या सोच सकते हैं कि हम स्कूल में या विद्यालयों में कर सकें जहां पर हम अब्यूज की घटना को रोक सकें। यानी पॉसिबिलिटी ऑफ अब्यूज कहां पर होने का है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का? एक स्कूल में संभावना है, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, दूसरा कॉलेजेस में। ये कहने का तात्पर्य से मेरा यह भी तात्पर्य है कि स्कूल मतलब बच्चे हैं, जबकि कॉलेजेस में वो वयस्क के रूप में होते हैं। क्योंकि यूजुअली जो 12th तक के बच्चे होते हैं वो 17 साल के में ही 12th करते हैं और 18वें साल में वो कॉलेज में पहुंच चुके होते हैं। तो अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो बच्चे हैं वो स्कूल में हैं और जो बड़े हैं, वयस्क हैं, वो कॉलेजेस में है। इसके इतर भी कहीं पर समाज में, कम्युनिटी में भी अब्यूज होने की संभावना है। ऐसा इससे इनकार नहीं किया सकता कि कम्युनिटी में नहीं होंगे, हम उनपे भी एक चाहे तो उस श्रेणी को भी रख सकते हैं जहां पर उसके लिए जरूरी है कि हम समाज में कुछ इंटरवेंशन को करें। किंतु अभी मुख्य रूप से हम इन दो स्कूल और कॉलेजेस के संदर्भ में जो अब्यूज है या जो सेफगार्ड्स हैं उनकी बात करके देखते हैं। तो स्कूल्स की बात पहले करें तो स्कूल्स में आपको ऐसा बताया गया, बच्चे होते हैं, वो एडल्ट नहीं होते हैं, उनके लिए कानून अलग होंगे। और जो कॉलेजेस की जब बात करेंगे तो उनके लिए गाइडलाइंस भी थोड़े अलग होते हैं। दोनों के अलग अलग मायने हैं, दोनों के अलग अलग अपने क्या कहा जाए संदर्भ है, मगर सबके पीछे तो मंशा यही है, सबके पीछे सोच ही यही है कि किस प्रकार हम बच्चों को एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध करा पाए जहां पर शिक्षक और छात्रों के बीच, शिक्षक और छात्राओं के बीच, शिक्षिका छात्रों जो भी हैं, शिक्षक ही हैं, टीचर इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में तो मैस्कुलिन और फेमिनिन होता नहीं, तो जो भी टीचर जो है और स्टूडेंट के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन हो, उस रिलेशनशिप में कोई कमी ना आए, कहीं कोई अब्यूज वाला कंपोनेंट ना चला आए। अब्यूज वाला कंपोनेंट आता है तो फिर वो बहुत सारी घटनाओं को जन्म ले लेता है। यानी कि जो भी शिक्षण शास्त्रीय आयाम को पढ़ रहे हैं कि बच्चे ऐसे सीखते हैं, बच्चे ऐसे करते हैं, बच्चे वैसे ग्रो करते हैं, बच्चे ऐसे सिखाते समय ये विधि अपनाना चाहिए, वो विधि अपनानी चाहिए, वो तो कहीं काम ही नहीं आता, वो तो कहीं मायने नहीं रखता। यानी कि वो पूरी तरह से सीखने सिखाने की प्रक्रिया से हट जाता है और उसका सारा ध्यान हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से सिर्फ उन घटनाओं पर आधारित हो, और वो हो सकता है कि वो ट्रॉमेटिक कंडीशन में चला जाए और वो उसके लिए एक मतलब आघात का विषय बन जाए। तो हम स्कूल में देखें तो बहुत सारे दो तरह के वो कंसर्न्स होते हैं हर में।
यानी कि प्रिवेंटिव होंगे, कुछ करेक्टिव होंगे, और आप जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहले तो हमें करना ही यही चाहिए कि जो प्रिवेंशन वाले चीजों को हम करें। क्योर तो करना ही पड़ेगा, क्योर तो एक चीज है। जैसे मान लीजिए आप आपदा के लिए ही ले, बाढ़ के लिए ही, कि पहले अगर बाढ़ आ गई तो फिर तो ठीक है, उपाय तो होंगे ही होंगे। बाढ़ आए तो हम कैसे कम से कम क्षति को कर सकते हैं, इसके उपाय सोचने चाहिए। कैसे कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे उन चीजों को हम उनके जो समाधान है उनको ठीक कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे संदर्भों में हमें जानने और समझने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से किन किन चीजों को अपना करके हम विद्यालयों में ठीक कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कि कोई भी चीज में अगर आप इस भावना को लाते हैं कि बच्चे अपनी डिग्निटी के साथ केयर कर सकें, उनकी रिस्पेक्ट हो, इन सब चीजों को अगर आप सामान्य रूप से, जैसे जो भी बात आप शिक्षा में शिक्षण शास्त्रीय आयामों पर पढ़ते हैं, उन सबको भी अगर आप जोड़ कर देखें तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली रूप से आपसे एक शिक्षक का छात्र से, छात्रों का छात्रों से एक ऐसे रिलेशनशिप की बात होती है जहां पर उनमें केयर उस रूप से हो कि कहीं भी ना किसी की डिग्निटी हर्ट ना हो, एक रेस्पेक्टफुल वातावरण मौजूद रहे एक दूसरे के लिए। तो इसलिए जरूरी है। और इसके लिए हम लोग किसी भी आप जब कोई भी काम कर रहे होते हैं तो अब्यूज या इस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आपको डिस्पाइट ऑफ एनी ओरिजिन, रेस, जेंडर, उसका लिंग क्या है, इसको सोच करके आप उसको छोड़ करके आपको करना होगा। अगर किसी समय किसी के भेदभाव की बात को जाति के आधार पर या जो लिंग के आधार पर, नहीं महिला और पुरुषों के आधार पर बांट करके देखा जाने लगा, ये सभी भी क्रियाएं अब्यूज की श्रेणी में आती हैं। ऐसा नहीं, सामान्यतः लोग मानते हैं कि जो अब्यूज है वो सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज और सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले ही कंपोनेंट में, जबकि ऐसा नहीं है। कि ये अगर आप एक जैसे बच्ची अगर है, एक फीमेल है, फीमेल के होने के कारण आप उसका कुछ इस तरह की व्यवहार प्रकट करते हैं, या मेल होने के कारण कहीं पर ऐसा व्यवहार प्रकट करते हैं, किसी जाति के आधार पर कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेटिंग व्यवहार कोई दिखाता है, या बच्चा दिखाता हो, स्टाफ दिखाता हो, टीचर दिखाता हो, तो ये सभी व्यवहार जो होंगे वो अब्यूज की श्रेणी में ही लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए नहीं, जैसे चलो मैं आगे और ले चलता हूं। अभी हमें जरूरी है कि कंसिस्टेंटली, लगातार हमें ऐसे मेथड को अपनाना होगा, ऐसे प्रोसीजर को अपनाने चाहिए जहां पर कंप्लेन को रिस्पॉन्ड किया जाता हो। आप देखेंगे कि अच्छी हर संस्थाओं में, हर अच्छे स्कूल में कंप्लेन बॉक्स बने होते हैं, बार बार उसे चेक किया जाता है, हर सप्ताह एक बार चेक किया जाता है, वहां पर्ची भी डाली जाती है कि कब इन कंप्लेन बॉक्स को खोला गया, कब देखा गया, भले ही उसमें एक कंप्लेन ना मिले। कंप्लेन अगर साल में एक भी आता है वो कंप्लेन है, आप उसको एक निरंतर एक इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर एक कंप्लेन बॉक्स हो और उस कंप्लेन को रिस्पॉन्ड किया जाता है कि नहीं। क्योंकि कंप्लेन नहीं आने का कारण यह भी हो सकता है कि जब कोई कंप्लेन सुने ही नहीं तो कंप्लेन काहे को किया जाए। तो ये सभी चीजें बहुत जरूरी हैं। और साथ साथ बच्चों के लिए मैंने कहा कि बच्चों को पता ही नहीं होता है कि ये अब्यूज है, या बच्चों किस चीज से बचना चाहिए, किस किस संदर्भ में उन्हें किस किस क्षेत्र में बचाव की आवश्यकता है। इन सब का ज्ञान भी एक उस शैक्षिक संस्थान का ही दायित्व है कि इन सब बातों को, इन सब समझ को विकसित करे बच्चों में। वरना बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कौन सा अब्यूज है, कौन सा नहीं है। मैं लास्ट में शेयर भी करूंगा, ग्रुप बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, जैसे गुड टच बैड टच के लिए स्कूल्स में बहुत सारा ऐसे वीडियो चलाए गए, बहुत जगह बहुत सारे संस्थाओं ने इस तरह के वीडियोस बनाए हैं, और जिसको दिखाया जाना चाहिए, आपको अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए।
हर प्रत्येक स्कूल्स में, खास करके प्री प्राइमरी स्कूल्स में भी इस तरह के वीडियोस को दिखाए जाने चाहिए, जिसमें ज्ञान संज्ञान कराया जा सके, बहुत छोटे से बच्चे को भी ज्ञान हो सके, जब उसे कोई पता नहीं कि सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है, लेकिन उसे बैड टच गुड टच का संज्ञान कराया जा सकता है, बता करके कि नहीं, इस तरह के टच को आप घर में माता पिता को बताएं, रिपोर्ट करें। ये बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी संस्थान में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी व्यक्ति का या संस्थागत जो जिम्मेदारी होती है, उसमें क्लियर कट एक भेद भी होना चाहिए। नहीं तो बहुत बार ऐसे जो लोग होते हैं वो आराम से बच करके निकल जाते हैं, और आपको इस तरह की चीजों में क्लियर कट प्रावधान होने चाहिए, क्या होगा, ये होगा तो फिर क्या होगा, वो होगा तो फिर क्या होगा, ऐसे चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। तो इन सब चीजों की संस्थागत भूमिकाएं होती। अगर आप देखें तो बच्चों के इस सुरक्षा के भाव को बचाने या इस संदर्भ को उठाने की बात कई वर्षों से चली आ रही है, और इस तरह के रिपोर्ट्स हुए हैं। इसकी पहल अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, जो यूएनसीआरसी के नाम से जाना जाता है, ये बहुत एक अहम कड़ी थी। इंडिया भी सिग्नेटरी था। इसी कारण से जो एनसीपीसीआर जो संगठन वगैरह बनी, वो इसी के संदर्भ में बनी। जो नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये सब जो बॉडीज बनी इंडिया में, वो उसी आधार पे बनी। हर जगह जो बाल अधिकार जो प्रकोष्ठ बने हर राज्यों में, वो इसके आधार पर ही बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी जब हम बच्चों के सुरक्षा के भाव के लिए यूनाइटेड नेशन ने पहल की थी 1992 में। अलग बात है कि कानून बनते बनते कई साल लग जाते हैं, लेकिन या बॉडी बनते बनते कई साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी इस संदर्भ में कानून बने। जैसे कि अगर आप देखें कि यूएनसीआरपीडी को 2006 से शुरू होकर के 2016 में इंडिया में कानून बन पाया। यूनाइटेड नेशन में इसकी शुरुआत हुई 2006 से ही शुरू हो गई थी। 7वां तक तो सब सारे सिग्नेटरी भी हो गए थे, फिर भी आते आते यहाँ कानून बनते 2016 का सब वक्त लगा। इसी तरह से एक बच्चों के केयर, उनके प्रोटेक्शन के लिए, केयर के लिए एक एक्ट है जो बहुत पॉपुलर है। इसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ये बहुत एक फंडामेंटल लॉ है जो बच्चों के आवश्यकताओं, केयर और प्रोटेक्शन को डील करता है। हॉस्टल से रिलेटेड रूल्स वगैरह ये बनाने की बात करता है। ये सभी तरह के जो उनके किस तरह से बच्चों की केयर होनी चाहिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, सोशल इंटीग्रेशन के लिए क्या होना चाहिए, किस तरह से चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच अपनाना जाना चाहिए सभी मैटर्स पे। मान लीजिए कि आप एक पुलिस डील कर रही है बच्चे से, तो वो कैसे चाइल्ड फ्रेंडली डील करेगी। अगर मान लीजिए कोई स्वास्थ्य कर्मी डील कर रहा है तो उसे भी चाइल्ड फ्रेंडली होना है। इन सब को इंश्योर एक लेजिस्लेशन द्वारा इंश्योर कराने की बात इस एक्ट में की जाती है। इस एक्ट को और भी आपको, हमें सभी को देखने की आवश्यकता है कि हम जाने इसके अंदर और बारीकी से क्या है, ताकि इसके कानूनी पहलुओं को भी समझ सके। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है। अब ये पूरा नाम इसका है जुवेनाइल जस्टिस विद इन ब्रैकेट केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ब्रैकेट क्लोज एक्ट 2015। जिस तरह से हमारा पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट हुआ करता था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। कोई कुछ बोल रहे हैं? दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जिसपे शायद कुछ चर्चाएं हुई होंगी, वो एक्ट है पॉक्सो एक्ट। बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत एक तरह से बहुत ही प्रोटेक्शन, बहुत प्रोटेक्टिव वे में ये काम करता है। बहुत ही मतलब इसे खतरनाक कानून के रूप में ही मान सकते हैं कि ये बहुत तुरंत ही एक्शन लेने पे की सिफारिश करता है। अगर किसी प्रकार की, ये विशेषकर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल अब्यूज की बात करता है, वो भी जब बच्चे की उम्र 12 साल से कम। अगर बच्चे की उम्र 12 साल से कम है और उसके खिलाफ कोई सेक्सुअल असॉल्ट या किस तरह का घटी है, इस तरह की घटना घटी है,
तो उसमें मिनिमम, मतलब अगर प्रूफ होता है तो 10 साल की सजा, और पूरी तरह से हमेशा उम्र कैद की सजा या लाइफ का ही मतलब फांसी की सजा भी इसमें का प्रावधान है। ये बहुत ही एक कॉम्प्रहेंसिव या प्रोटेक्ट कर रहा है बच्चों को। इसमें 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी भी की जानी तय है। और एक सच बात है, एक घटना है, अगर किसी 12 साल के एक्सक्यूज मी सर, किसी का माइक चालू है, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, उषा करके। उनके माइक को म्यूट कोई कर सकते हैं अगर ऑर्गेनाइजर, तो प्लीज कर दीजिए। जी सर, मैं म्यूट कर रहा हूं। तो जो पॉक्सो एक्ट है, ये कॉम्प्रहेंसिव एक्ट है, और ऐसा होना चाहिए कि अगर 12 साल से हमारे प्रावधानों के अनुसार इस एक्ट के, कि 12 साल से उम्र कम है जो विक्टिम है, और जो और जो जो दोषी है, उसे तुरंत 24 घंटे के अंदर उस पर एक्शन लिया जाना है। इसको, इस तरह किसी भी घटना को अगर कोई इंस्टीट्यूट छिपाता है, कोई व्यक्ति छिपाता है, तो वो भी क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इसलिए काफी प्रोटेक्ट किया गया है इस एक्ट के तहत। और ये काफी ही इस एक्ट की बहुत जगह बहुत तारीफ भी होती है, क्योंकि विदेश मतलब दूसरे मुद्दों पे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन की रिकमेंडेशन ये एक्ट करता है, और तुरंत त्वरित कार्रवाई की कहता है, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की बात करता है। इसके अलावा भी जब 2013 के अगर आप देखें कि जो अमेंडमेंट आया क्रिमिनल एक्ट लॉ जो था, उसमें भी कई जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनको कई तरह से ऐड किया गया, और उसमें जो 16 साल से कम उम्र की महिलाएं हैं, उनके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल अब्यूज है या इस तरह का है, उसको भी उसी पॉक्सो एक्ट की श्रेणी के तहत ही डाल दिया गया। क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है वो 12 साल से छोटे लोगों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर फिर यहाँ जो और बाकी सभी कानून जो सेक्सुअल ऑफेंस है वो 18 साल से ऊपर वाले के लिए, मतलब एडल्ट्स के लिए है। तो इनमें फिर से प्रावधान किए गए कि क्रिमिनल एक्ट में कि 16 साल से अगर कम है तो वो भी ऑलमोस्ट जो पॉक्सो के प्रावधान है उस तरह के कर दिए गए। और इनकी कानूनी बारीकियों को तो हमें किसी लीगल एक्सपर्ट से समझना होगा, लेकिन एक सामान्य रूप से समझे कि ये तीनों कानून जो हमने बात की, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, the Protection of Children from Sexual Offences Act POCSO 2012, या फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये सभी विशेष करके अब्यूज को रोकने के लिए ही बने गए हैं। और ऐसा नहीं कि सब कहे कि सोचे कि सिर्फ हम इसे फीमेल और मेल, ऐसा कुछ नहीं कि फीमेल्स के मतलब फीमेल चाइल्ड है उनको ही प्रोटेक्ट कर रहा है। जो आप जुवेनाइल जस्टिस को आप देखें तो उसमें पूरा कॉम्प्रहेंसिव प्रोटेक्शन है इवन जो है। और ये माने कि ज्यादातर जो अब्यूज की घटना आती है उसमें ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं फीमेल्स के ही, एक मतलब फीमेल चाइल्ड या फीमेल जो होते हैं उनके ही होते हैं, ये होते हैं। मैं थोड़ा अपने फोन को बंद कर रहा हूँ। हाँ, तो उनके होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इस तरह की चीजों को, इस तरह के एक्ट्स जो है हमारे बहुत देश के लिए एक एक नई राह नई तरह से दिखाते हैं। इसके अलावा मैंने अभी बताया था कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक बना हुआ है हमारे देश में, कि हम किस तरह से बच्चों के चाइल्ड राइट्स को बचाया जाए। तो इसके लिए कमीशन बने हुए हैं, हर स्टेट में कमीशन है, स्टेट कमीशंस हैं, स्टेट कमिश्नर हैं चाइल्ड राइट्स के, जो SCPCR के नाम से यूजुअली जाना जाता है। उसकी पूरी काउंसिल होती है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, और लगभग सबके सभी स्टेट्स में अपने अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर, चूंकि स्टेट का मामला होता है, अपने स्टेट के हिसाब से कुछ ना कुछ उसके उन्होंने SOPs बना करके रखे हुए हैं कि क्या हो, कैसे घटना हो तो कुछ कैसे अंजाम दें, कैसे करें, उस पर कैसे एक्शन लें। इस तरह से स्टेट्स अपना SOPs भी बना करके रखती हैं। तो यहां तक जो हम जो मूलतः बात कर रहे थे वो बातें थी जो आधारित थी मूलतः स्कूल के बच्चों से संबंधित या स्कूल की घटनाओं से संबंधित। यदि हम बात करें कॉलेज में, कॉलेज में बहुत सारी जो एक व्यक्ति होता है वो एडल्ट की श्रेणी में आ जाता है। और मान लीजिए अगर 17 साल में भी गया वो कॉलेज, तो 1 साल के बाद ही यानी फर्स्ट ईयर में ही वो 18 साल को अचीव करेगा, यानी 18वें साल में तो बच्चा जाता ही है कॉलेज। 12वीं के बाद ही कहीं कॉलेज जाएगा, BA BSc। और अगर आप देखें तो
17 साल में यूजुअली जो एज है 12वीं पास करने की वो है। तो अगर आप देखें कि प्रिंसिपल्स क्या क्या होने चाहिए कॉलेज में, जो मैंने पहले ही कहा कि क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां एडल्ट हैं। कई बार जब आप देखें एडल्ट की श्रेणी में बहुत सारे एब्यूज की श्रेणी में बहुत चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि मामला एक कंसेंट या इस तरह की चीजों को आता है। इस तरह की चीजों को समझने के लिए जरूरी है कि उन एडल्ट्स या उन बच्चों में, बच्चे ही कहेंगे, बच्चे ही जो एडल्ट्स बन रहे हैं, न्यू बिल्कुल एडल्ट हैं, जो बिल्कुल ट्रांजिशन के फेज में है, उन्हें समझाने की जरूरत है, उन्हें एम्पावर करने की जरूरत है, एम्पावरमेंट की जरूरत है, सो दैट दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन और अपने डिसीजन को कन्वे कर सकें, अपने डिसीजन को समझे कि दूसरे के डिसीजन पे चलना या दूसरे डिसीजन पे फॉलो कर देना, इस तरह की चीजों को नहीं होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल जो माना जाता है वो होता है एम्पावरमेंट की। इसलिए इसमें तो की रोल पेरेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट का भी इनडायरेक्टली होता है कि हम उसे जरूरी किताबों के द्वारा ही, ट्रेनिंग के द्वारा, इनडायरेक्ट बहुत सारे प्रावधान है मास मीडिया के द्वारा, बहुत सारे ऐसे संस्थान जिसके द्वारा हम उनमें इस भाव को जागृत करें कि वो अपने आप डिसीजन ले सकें। आप देखेंगे इसी कारण से एनसीईआरटी या जो सीबीएसई की सिलेबसेस हैं उनमें डिसीजन मेकिंग, रीजनेबल थिंकिंग, ये सब की कंपोनेंट डाले गए हैं अलग से कि जब हम किशोरों में इन भावनाओं को जागृत करते हैं तो वो जाकर के जब एडल्ट बनेंगे तो वो डिसीजन अच्छे से ले सकेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकेंगे, डिसीजन मेकिंग में आसानी से कर सकेंगे और किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ले पाएंगे। नंबर 2 इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कॉलेजेस में बहुत जरूरी है। इट इज, जो मैं बार बार कहता हूं कि कहीं पर इट इज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर या करेक्शन। तो करेक्शन से अच्छा है कि हम प्रिवेंशन को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जगह दें, कि हम बाद में कुछ घटना घट जाए उस पर एक्शन लें कि ऐसा हो ऐसा। उससे अच्छा है कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स बना करके रखें अपने कॉलेजेस में। अब आप सभी लोग अगर देखें यहाँ पर कहीं कहीं अगर कुछ लोग डिप्लोमा के या बीएड के कॉलेजेस में हैं तो अपने अपने लेवल से वहां पर प्रिवेंशन ले सकते हैं कि वो उस तरह से, किस तरह से इस तरह की घटनाएं ना हो। कई ऐसे चीजें हैं, मैं आगे और भी उसकी चर्चा करूंगा। तो फिर है कि प्रोपोर्शनैलिटी, कि कम से कम जो अप्रोप्रिएट रिस्क को प्रेजेंट भी करना चाहिए, कहाँ कहाँ रिस्क है ये बताना भी बहुत जरूरी है कि जो, ताकि उसके हिसाब से रिस्क को के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दिया जा सके। फिर है प्रोटेक्शन, कि जो सपोर्ट और रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोटेक्शन के लिए दिया जाना जरूरी है। जैसे मान लीजिए सुरक्षा कर्मी कहीं तैनात करते हैं जहां लगता है कि वहां कुछ घटना घट सकती है, या आप जैसे मान लीजिए कि जहां लगता है कि फायर की घटना वाला क्षेत्र है वहां ज्यादा फायर एक्सटिंग्विशर लगाते हैं। इसी तरह से अगर लगता है कि जहां कोई ऐसे घटना है, ऐसा कोई पैसेज है जहां पर है, तो वहां आप सीसीटीवी लगा रहे हैं, चाहे कुछ लगा रहे हैं, इस तरह की जो की जाती है इसे प्रोटेक्शन के कैटेगरी में आती है। इसके अलावा पार्टनरशिप की बात करते हैं कि पार्टनरशिप लोकल प्रॉब्लम्स के लिए जरूरी है कि हम कम्युनिटी से पार्टनरशिप रखें, लोग आए जाए। जैसे मान लीजिए कि जब एक कॉलेज का पार्टनरशिप होता है वहां के लोकल अथॉरिटीज से, पुलिस प्रशासन से, और दूसरे जो एक्टिविटीज हैं, तो जिससे बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को बच्चों को समझने में आसान होती है। आप रिपोर्ट कर सकते हैं आसानी से किसी अब्यूज को, या नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट को कैसे हटा सकते हैं कि नेग्लेक्ट नहीं करना है किसी चीज को, उससे पहले ही हम लोग को उसको अब्यूज को ध्यान देना है। इसके अलावा कि या देखना है कहाँ कहाँ नेग्लेक्ट किया गया है। लास्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी में कौन दोषी होगा, बहुत सारी जगहों पर दोष को स्थापित करना मुश्किल हो जाता है कि पता ही ना चले कि कौन दोषी है। ये सभी चीजें बहुत जरूरी है। कॉलेजेस में ही देखें कि कोई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कौन दोषी होगा ये पता ही नहीं चल पाता है। इसलिए दोष को, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसकी क्या रोल्स होंगे, इन सबको भी देखा जाना, समझा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए अकाउंटेबिलिटी की बात भी होती है। मूलतः अगर कॉलेज में देखें तो 2 प्रकार के यूजीसी के रेगुलेशन तो बहुत प्रॉम्प्टली अवेलेबल है। इसके अलावा जो क्रिमिनल लॉज हैं या कोई भी
इस तरह की बड़ी घटना होती है तो उनके लिए तो सारे जो भी कानूनी प्रावधान है वो लागू है, लेकिन फिर भी यूजीसी इस तरह की घटनाएं ही ना हो, प्रिवेंशन के लिए दो तरह के गाइडलाइंस जारी की हुई है। एक गाइडलाइंस है, एक रेगुलेशंस। वो पहला है यूजीसी गाइडलाइन ऑन सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ऑन एंड ऑफ कैंपसेस ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो कॉलेजेस होते हैं उसको यूजीसी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहती है, HEI। यूजुअली यूजीसी का एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें वो हर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज को या डीम्ड यूनिवर्सिटी को वो HEI के श्रेणी में रखती है। यानी कि यूजीसी ने गाइडलाइन बनाया है जिसमें वो कहती है किस तरह से कि बच्चों के, जो बच्चे फिर बोल रहा हूं मैं, जो अब वो एडल्ट हो चुके हैं, बच्चे ही कहे जाते हैं, कोई बात नहीं, मैं उसको संबोधन कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी कैसे सेफ्टी हो ऑन कैंपस, यानी कि जब कैंपस में है तब, और कैंपस से बाहर भी जब है तो कैसे उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया सकता है, इसके लिए उन्होंने लिया है। ऑफ कैंपस से कहने का मतलब है कि जब वो बाहर पिकनिक पे जाए, कहीं जाए, तो उन सब जगहों पर भी बहुत ज्यादा सतर्कता और दिए जाने की जरूरत है और देखे जाने की जरूरत है। उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि आप, कॉलेज अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता कि आप पिकनिक लेके गए हैं, घूमने लेके गए हैं तो आप जिम्मेदार नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। यानी कि विशेषकर यूजीसी उसमें अकाउंटेबल होने की बात करता है इंस्टीट्यूट को, और इंस्टीट्यूट को कहता है कि वो किसी न किसी को अकाउंटेबल बनाए। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब लोग जिम्मेदार होंगे तो वो एक ऐसी परिस्थिति को जन्म देगी जहां पर कम से कम मामले सामने आएंगे। फिर है यूजीसी रेगुलेशन जो कैसे मैंने कहा ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात मैंने की, जो भी कॉलेज इंस्टीट्यूट है, यानी एंटी रैगिंग इसको रेगुलेशन कहते हैं बेसिकली। इसको शॉर्ट फॉर्म में, पॉपुलर रूप में एंटी रैगिंग रेगुलेशंस कहते हैं यूजीसी का। ये इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले यूजीसी जो गाइडलाइन है सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, ये है कि ये उस एक्ट के कुछ उस गाइडलाइन के कुछ हिस्से मैंने आपको दिए। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं, 5-6 पन्ने का ये है सिर्फ। आप सभी जो भी इसमें कॉलेज से रिलेटेड संस्थाएं हैं, जो कॉलेज के फैकल्टी हैं किसी कॉलेज में या डीएड भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पार्ट होगा, 12th के बाद होती है। इन सब चीजों को आप अपना सकते हैं, आप लागू कर सकते हैं अपने यहाँ, क्योंकि आरसीआई भी जो यूजीसी के रूल रेगुलेशन को अपनी जगह सभी जगह लागू करने की बात करते हैं। एंटी रैगिंग एक्ट को भी आरसीआई कहती है कि पूरी तरह से लागू हो सभी शैक्षिक संस्थानों में। उसके लिए उन्होंने समय समय पे वो अपने ऑर्डर्स भी निकाल दी। ठीक इसी प्रकार से सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑफ कैंपस ऑन कैंपस को भी, अगर जहां यूजीसी के नहीं नियम चल रहे हैं, फिर भी उसे एक मॉडल रूल के रूप में हम अपना सकते हैं। तो पहला है कि एजुकेट द कैंपस कम्युनिटी अबाउट सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सिटी सेटिंग and engage people in commitment to get involved when they observe risky situation। यानी पढ़ाया कैंपस में ही, कैंपस कम्युनिटी मतलब क्या हो गया, टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट्स, सभी लोग एक कैंपस का हिस्सा है, एक जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस के हिस्सा है। सभी को एजुकेट करने की आवश्यकता है। किसके बारे में? सेक्सुअल वायलेंस के बारे में। जो सेक्सुअल वायलेंस है, इस तरह की हिंसा है, उससे कैसे बचा जा सकता है और सेक्सुअल वायलेंस होता क्या है, तो ये सब चीजों को बताने की जरूरत है। और यूनिवर्सिटी के सेटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कि किस जगह पे क्या घटेगी तो उसे हम सेक्सुअल वायलेंस कहेंगे, और अगर सेक्सुअल वायलेंस होता है तो वो जो व्यक्ति है वो उस हिसाब से वो चार्ज किया जाएगा, उसे सजा भी हो पाएगा। फिर है कन्फ्रंट द ऑप्रेसिव स्टीरियोटाइप। जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, जो इस तरह के व्यवहार को जन्म देता है, जैसे एक सामान्य सा घटना होती है जो मानते हैं कि लोग छोटे, मान लीजिए कोई कपड़ा अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग के हिसाब से वो सटीक नहीं है तो आप उसे खराब या अच्छा नहीं मानते हैं। इन सब चीजों को ये विशेषकर स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, क्योंकि अगर किसी लॉ के अगेंस्ट, किसी रूल के अगेंस्ट, किसी तथ्य के आधार पर, किसी रैशनल के आधार पर आप किसी को बैन करें कि ये मत पहनो, ये पहनो, वो ठीक है, आपका कहीं होगा, जैसे लैब में एप्रन पहन के आना है तो एप्रन पहन के आना है। अगर इसके इतर कोई कुछ क्या पहन रहा है, नहीं पहन रहा है, उससे आपको स्टीरियोटाइप बिहेवियर आप किसी व्यक्ति के अंदर आता है, इन सबको रोका जाना चाहिए।
और किसी भी प्रकार के इंटरपर्सनल वायलेंस जो व्यक्ति होते हैं उनको रोके जाने की जरूरत है। उसके बाद इस बात पे बहस या चर्चा होनी चाहिए कि कैसे रिलेशनशिप को हेल्दी बनाया जाए, सेक्सुअलिटी क्या होती है उसको बताया जाना जरूरी है, उसको छुपाने की जगह इम्फेसिस जो है वो बातचीत, संवाद स्थापित और रेस्पेक्ट करने के लिए कि कहाँ आप पर्सनल होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामले इसी में होते हैं कि आप एक हर व्यक्ति का अपना एक पर्सनल एक पेरिफेरी होता है, एक पर्सनल थिंग्स होती हैं, चीजें होती हैं जहां वो उस दूसरे को हर किसी को शेयर नहीं करना चाहता है। उस बाउंड्री को समझना, इम्पैथेटिक बिहेवियर को जनरेट करना कि आप समझें कि सामने वाले की आवश्यकता क्या है, उसी हिसाब से सामने वाले का क्या है, इस तरह से करना बहुत जरूरी है। फिर कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कैंपस वाइड अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाए। जैसे आप देखें तो रैगिंग की घटनाएं बहुत कम हुई है। आज से 15-20 साल पहले रैगिंग को लेकर के एक गजब का कॉलेजेस और इसमें क्रेज भी था और कई सारे बच्चों ने सुसाइड किया, स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया जब वो कॉलेज जाते थे, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं होते थे। इसके लिए यूजीसी ने बहुत स्ट्रांग एक रेगुलेशन बनाया है और स्ट्रांगली कॉलेजेस को फॉलो कराती हैं। उसके लिए पोर्टल भी है antiraging.in, उसमें बात करते हैं। तो इस तरह से कई सारे प्रावधान हैं जो कैंपस वाइज करने चाहिए हर कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को, कि कैंपस में ही अवेयरनेस हो, हर कोई जाने कि क्या चीज होता है। टाउन मान ली मीटिंग में बैठे हैं, लेक्चर हॉल में बैठे हैं तो कैसे होने चाहिए, और इस तरह की चर्चाएं खुले रूप में सेक्सुअल वायलेंस पे चर्चा होनी चाहिए। तो छुपने छुपा करके नहीं, ओपन स्पेस पे डायलॉग होने चाहिए। ये हमारा यूजीसी का मैं आपको मतलब एक्सट्रैक्ट पेश कर रहा हूं, जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट कैंपस वाइड अवेयरनेस एफर्ट्स such as town hall meetings, lectures and other open space dialogue on sexual violence. Sexual violence अगर हिंसा है उस पर बात होनी चाहिए। यूथ नहीं बात करेंगे उस किसी हिंसा या किसी सामाजिक समस्याओं पर तो कौन बात करेगा, क्योंकि वही एक भावी क्या वो नागरिक हैं और उन्हें ही किसी न किसी रूप में, भूमिका में देश के सभी कामों में आगे आना है। इस तरह से कई चीजें हमारे बीच, कई साधन हैं जो जिससे रोक सकते हैं। ये कई सारे ऐसे साधन जो भी मैंने अभी बातचीत की वो उस रूप से है जो सामान्य रूप से आमने सामने कोई वायलेंस करता है या अब्यूज करता है या चोट पहुंचाता है, आघात करता है या किस तरह से कुछ करता है, उसकी बात। आजकल एक नई तरह की समस्या चल पड़ी है पूरे विश्व में। ये तो मैंने डाटा बाहर का उठाया है, लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया में भी देखें, इंडिया में भी कम नहीं हो रहे हैं सेक्सुअल वायलेंस थ्रू ऑनलाइन जो सोर्सेज हैं या फोन हैं, उन सब के द्वारा। इन सब चीजों को भी कम किया जाना बहुत जरूरी है। इसमें ज्यादातर वो लोग इफेक्ट हो रहे हैं जो एडोलेसेंट के एज में है, जो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने आप को। उनको समझ में ही नहीं आता है कि जो एक सेक्सुअलिटी क्या है, या उस एंड पे वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वहां पे ही अगर अपराध शुरू होता है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। कई सारे ऐसी घटनाओं में वो लोग बच भी जाते हैं। मैं पढ़ रहा था आप ही लोग से संदर्भ में देखने के लिए, मैं कुछ ऐसे ही देख रहा था कंसर्ट। तो इंडिया में ही एक केस था जहां पर डिजिटली सेक्सुअल एक्टिविटी की बात आई थी 5 साल के बच्चे के साथ, और वो प्रूव भी था। फिर भी वो बचने के उसके ज्यादा रास्ते बन गए, क्योंकि वो एक डिजिटल पेनिट्रेशन को नहीं मानती है एक्ट और कानून। इस तरह के चीजों हुए, लेकिन बाद में तुरंत फिर सुधार किया गया, फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में उसे दोषी भी पाया गया। मतलब इस तरह के प्रावधान है। ये सोचने की जरूरत है कि हम सब लोगों को भी, जो आज के बच्चे हैं, फ्यूचर में बच्चे हैं, मोबाइल को हम रोक नहीं सकते। मोबाइल या फोन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को रोक नहीं सकते। आज जो क्लासेस हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसे हम कम नहीं कर सकते। ये कोरोना खत्म हो जाएगी तब भी ये यथावत बनी रहेंगी, चीजें चलेंगी। इसमें लोगों ने दक्षताएं हासिल की हैं, उस दक्षताओं को बेचा नहीं जाएगा। इस तरह से बच्चे आजकल के जो आप छोटे छोटे बच्चे ही मोबाइल सीख गए, अब जरूरत है कि उन्हें अवेयर किया जाए, उन्हें इतना एनफ कॉम्पिटेंट बनाया जाए जो वो सोच सकें कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या उनके लिए बेहतर नहीं है,
और ये बहुत जरूरी है हम उन बच्चों को समझाएं, सिखाएं कि कैसे वो किसी प्रकार से किसी अब्यूज के शिकार ना हो जाए। इसके अलावा आम कम्युनिटी को भी समझाया जाना है कि कैसे ये एक जो साइबर क्राइम के श्रेणी में आएगा और कैसे इनको करेंगे। शिक्षकों का क्या दायित्व बनता है? शिक्षकों का दायित्व भी बहुत अहम है कि आप कैसे एक कक्षा में एक ऐसा माहौल बनाए जहां पर एक सेक्सुअल वायलेंस की कोई जगह ना हो। आप ऐसे रोल मॉडल प्रस्तुत करें अपने व्यवहार से कि दूसरे भी सीखें और अपने बच्चों में भी आप उन गुणों का विकास करें। अगर आप स्कूल में ही देखें तो आरटी एक्ट कहता है कि कोई भी टीचर फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हैरेसमेंट नहीं कर सकता। सेक्शन 17 ऑफ आरटी एक्ट 2009, यानी जो हमारा एक्ट है वो एकदम बिल्कुल क्लियर प्रावधान कर रहा है। आप किसी बच्चे को तंग नहीं कर सकते, किसी बच्चे को मेंटल हैरेसमेंट नहीं कर सकते, किसी को फिजिकल पनिश नहीं कर सकते और किसी प्रकार से बैड टच वाले बिहेवियर पर जा नहीं सकते। तो ये प्रावधान है हमारे, हमें इन्हें समझने की जरूरत है, इन पर त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। हमें समझ करके इनको बहुत जरूरी है कि ये समझना होगा और जानना होगा। इसके अलावा भी आरटी ही खुद देखिए तो ये कहता है कि मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके कि बच्चों की जो के अधिकार हैं वो सुरक्षित रहे और उनके खिलाफ कोई शिकायत आए तो तुरंत उस पर कार्रवाई। इसके अलावा जो एनसीपीसीआर जिसकी मैं बात कह रहा था, जो एससीपीसीआर जो किसी स्टेट में होता है, ये सभी की जरूरत है कि ये सभी सेफगार्ड को रिव्यू करें और ये उस एक्ट में कहा गया है सेक्शन 31 में इंक्वायरी करें कि चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्टेड हैं या नहीं है और अगर जरूरी हो तो उसके लिए निर्धारित कदम उठाएं। मैं फिर कहूंगा किसी भी रूप में अगर हम आप यहाँ एक एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं तो बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण शिक्षकों की अभिवृत्ति है। शिक्षकों को बच्चे इमिटेट करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ए टीचर्स एटीट्यूड और उसके आधार पर हम बहुत चीजों में सुधार या बदलाव ला सकते हैं और बहुत सारी संभावनाओं को जन्म दे सकते हैं। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और साथ ही मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो कुछ भी अगर आपके मन में मेरे बताए गए अभी जो विषय है उस पर कोई द्वंद या कोई बातचीत या कुछ लग रहा है तो आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर हम लोग फिर चर्चा कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, आप में से कोई किसी कोई प्रश्न हो या कुछ ऐसे सुझाव या बातचीत के बिंदु हो तो आप रख सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने इस चयनित बिंदु पर सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने वाले संस्थान, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान एवं उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में किस तरीके से किन किन पक्षों पर सावधानियां बरती जानी चाहिए और उसके लिए गाइडलाइंस क्या है, उसके लिए रूल्स क्या बने हुए हैं, किन संस्थाओं ने इस पे पहल की हुई है, हमारी राष्ट्रीय संस्थान द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा आपने उदाहरण सहित बताया। कई कानूनों की आपने चर्चा की, संगठनात्मक स्वरूप की चर्चा की और इसकी आवश्यकता पे आपने बल दिया कि यह कितना आवश्यक है। आपने एक बिंदु यहां पे कोट किया कि आपदा का, बाढ़ का उदाहरण देते हुए आपने बताया कि बाढ़ आने के पश्चात परिस्थितियां विकट तो होंगी ही होंगी, समस्या तो उत्पन्न होगी, लेकिन हमारी ये पहुंच होनी चाहिए, हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि कितना कम से कम क्षति हो, कितना कम से कम नुकसान हो। अर्थात हमें समाज में इस तरीके के पायदानों की संरचना करनी होगी कि हम घटना को दुर्घटना की तरफ जाने से पहले कितना रोक सके, आपराधिक प्रवृत्तियां बालकों में कितनी रोकी जाए, कितनी कम हो, इन सब बातों पर भी आपने मुखर होकर अपनी बात रखी सर। आज के इस विद्वत प्रस्तुति हेतु समस्त संस्थान की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर।
और आपसे आशीर्वचन बराबर बनाए रखने के लिए करबद्ध प्रार्थना है सर। आशीर्वचन आप सभी का बना रहे, श्रेष्ठ जनों का बना रहे। अब मैं सारे प्रणाम सर। कार्यक्रम की अगली पंक्ति में बढ़कर आप सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूंगा, अगली जो हमारी एक्टिविटी है उसमें आप 200 प्रतिभागियों में से 10 प्रतिभागियों की आज के इस कार्यक्रम पे राय लेके फिर अगली क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास हमारे बीच श्री श्याम सुंदर मिश्र सर, डायरेक्टर ऑफ एनजीबीटी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रयागराज हमारे बीच होंगे। नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय हमारे बीच होंगे। उससे पहले मैं 10 पार्टिसिपेंट जिनका नाम हमारी तरफ से हमारी मुख्य आयोजिका श्रीमती रिंकी शर्मा जी अभी आपको उद्घोषित करके बताएंगी, वो 10 लोग आज के कार्यक्रम पे अपनी राय देंगे, तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। सर कुछ आप कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी भूमिका है इस वाले 10 वाले प्रश्न लोगों में कि नहीं? नहीं सर, आपका आशीर्वचन बना रहे, आप चाहे तो लेफ्ट कर सकते हैं जी। नहीं, मैं सिर्फ यही कहा लेफ्ट करूंगा और आपसे ये कहूंगा कि मैं अपनी पीपीटी आप सब लोगों को भेज दूंगा, आप चाहे तो सबको शेयर कर सकते हैं। जी कोई जी दिक्कत नहीं। मुझे शेयर करना हाँ सर, शेयर करिए, कर दीजिए प्लीज। आपके सामने मैं अभी भेज दे रहा हूँ। जी सर, नमस्कार सभी को, प्रणाम, थैंक यू सो मच सभी को प्रणाम। आशुतोष श्रीवास्तव जी को मैं प्रथम आमंत्रित करता हूं कि वे आए, अपना माइक अनम्यूट करें और आज के कार्यक्रम पर अपनी राय रखें। इसके बाद श्रीमती रिंकी शर्मा जी बताएंगी कि किसको बोलना है। कुल 10 लोगों को अपनी राय रखनी है। हाँ सर, मैं बोलूं सर? हेलो सर। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा सर, प्रेरणादायक भी है सर, और ये नॉलेजेबल एक से एक सर अच्छे हमारे टीचर्स आ रहे हैं, बहुत सी अच्छी बातें इन्होंने बताई है सर, अब्यूज के बारे में, सेक्सुअल अब्यूज के बारे में, जो कि जानकारी सर हम लोग को नहीं थी इसके विषय में, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। और सर इसके पहले भी जो एक्ट के बारे में बताया था, जो हम लोग को थोड़ा सा भूल गया था, वो भी हम लोग को रिमाइंड हो गया सर। और इसके अलावा जो पहले भी सेशन हो चुके हैं, बुलिंग के बारे में, अब्यूज है, एक्ट है, डिसेबिलिटी के बारे में है, काफ़ी चीज़ें यूजीसी गाइडलाइन है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई है। और ये सर हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा, ये ज्ञान के लिए और बढ़ाने के लिए, हम लोग के ज्ञान के लिए, जो कि हम लोग को काफ़ी चीज़ें मालूम नहीं थी, ये सीआरई के माध्यम से आपके बहुत सी बातें मालूम चली हम लोग को। सर मैं ये आपसे निवेदन करूंगा सर, इस तरह की सीआरई कार्यक्रम आप 2 महीने में एक बार जरूर कराएं, क्योंकि इससे बहुत से जो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जो कि सीआरई कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिनको रिन्यूएबल की जरूरत पड़ती है, ये अगर होता रहेगा तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर बैठ के भी कर सकते हैं ये ऑनलाइन। और मैं ये आपसे चाहता हूं सर कि इसको जो है कंटिन्यूटी इसकी बनाए रहे सीआरई कार्यक्रम की। ये आरएसवीआई के माध्यम से आपने बहुत ही अच्छा ये स्टेप बाय स्टेप, जो कि टीचर्स के जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने बताई है, ये बहुत ही अच्छी लगी हमको। और आपका जो भी परफॉर्मेंस था यहाँ पे, जो भी आपने जिस तरह से यहाँ पे ट्रीट किया, ये भी बहुत अच्छा लगा हमें। मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लगा होगा ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपने बताई है, एज अ टीचर जो भी आपने किया है बहुत ही अच्छा है। और टीचर्स आपके जितने भी हैं सब बहुत ही नॉलेजेबल और इफेक्टिव हम लोग के लिए हैं, जिससे हम लोग को बहुत सी बातें मालूम चल रही हैं सर। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ये सब्जेक्ट से हट के, कि जो स्पेशल एजुकेटर है सर, ये मतलब डिसेबल्ड लोगों के लिए तो सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं, जो कि इनके लिए तन धन मन से हर तरह से सेवा कर रहे हैं, इसके लिए सर सरकार कुछ नहीं सोच रही है। मैं सर चाहता हूं कि सरकार एक कोई एक्ट या जो भी अधिनियम ये बनाए, ताकि इनके लिए भी एक सम्मानजनक एक तो वेतन मिल सके, ताकि ये और भी अच्छी सेवा कर सके इनके लिए।
क्योंकि अगर अपना परिवार की ही अगर कायदे से नहीं अगर चला पाएगा तो विकलांगों की सेवा उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो सर एक टॉपिक ये भी रखिए ऐसे कि स्पेशल एजुकेटर्स के लिए या जो भी इस संस्थान से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको भी सर इसमें लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो सेवा विकलांगों की कर रहे हैं उनको अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा सर तो उतनी अच्छी तरीके से ये कार्य प्रणाली इस पर नहीं हो पाएगी। तो सर आपसे निवेदन है कि इस टॉपिक को भी सर और लोगों से चर्चा किया करें, ताकि जो विकलांगों की या दिव्यांगों की सेवा कर रहे हैं उनको भी एक सम्मानजनक पोस्ट या वेतन जो भी है मिलता रहे। सर इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष श्रीवास्तव जी। आपके सभी बिंदु RSVI में हमने नोट कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी जो डिमांड है कि इन विषयों पर कार्यक्रम करवाए जाए, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि RCI से हम लोग अप्रूवल लें और आपकी जो भी जरूरतें आवश्यकताएं हैं उन्हें हम पूरी कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। ओके मैडम, गुजारिश थैंक यू। रजनीश बारूपाल जी से कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपने अनुभव हमसे साझा करें। रजनीश बारूपाल जी। हाँ जी मैम। हाँ जी, आज मैम हम जैसे 7th सेशन हुआ रजनीश बारूपाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। शायद रजनीश बारूपाल जी के पास नेटवर्क की कुछ समस्या है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं देख पा रही हूँ कि जूलियट प्रसाद जी हैं जो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो आइए उनकी बात सुनते हैं। जूलियट प्रसाद जी बताइए। मैम धन्यवाद आपका। जैसे कि डॉक्टर पंकज जी ने बताया कि जिन विद्यालयों में स्पेशल CWC बच्चे हैं वहाँ की गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए और क्या क्या प्रिवेंट एंश्योरिंग टेकिंग ऑफ एक्शन चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन जो भी होना चाहिए वो बहुत ही काबिल तारीफ उनका था। एनालिसिस बहुत अच्छा था सर। मैम इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा हम जब परिषदीय विद्यालयों में भी जाते हैं तो हम लोग के लिए भी ऐसे ही कुछ होना चाहिए कि जिनको लेके हम अपने जब बच्चों में जो कि गांव के बच्चे हैं जिनको कि ये तक नहीं पता होता है कि हम क्यों आए हैं, मैम अगर कुछ इसी प्रकार से किट्स वगैरह हम लोग को दी जाए छोटी छोटी सी, जैसे कि TLM दिया जाता है, कभी कभी हम लोग इतना भारी सामान होने के बावजूद भी नहीं ले जाके जा सकते हैं, फ्लैश कार्ड वगैरह ले जाते हैं या अपने द्वारा बनाए हुए TLM को वहाँ प्रयोग करते हैं या वहीं पर उनको बना के जब हम स्पीच देते हैं तो मैम करवाते हैं। तो हमको सर का बहुत अच्छा लगा कि हर तरीके से बच्चों को जो हम मुख्य धारा में लेकर आएंगे तो किस तरीके से पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बच्चे अकेले कहीं भी नहीं जा सकते, जब हम पेरेंट्स को मोटिवेट करके उनको कॉलेज चाहे स्कूल चाहे परिषदीय विद्यालय हो चाहे NGO हो, जब हम उनको अवेयर करेंगे हर एक चीज के मामले में तो हमको अच्छा लगेगा कि हम उनके माध्यम से इन बच्चों को और आगे पहुंचा सकते हैं और उनकी जो भी उनकी जरूरत है बच्चों की, जैसे कि नियम सर ने इससे पहले भी बताए वो बहुत अच्छे थे और हम उनको जो छोटे छोटे से शब्दों में बता सकते हैं CWS बच्चों को, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी जो आपके RSVI द्वारा ये मैम दिया गया है हम लोग के लिए इतना ज्यादा उपयोगी है। खैर मैंने तो पहली बार ज्वाइन किया मैम, मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको कि ऐसे ही कार्यक्रम आप बराबर करती रहिए
तो और मैं चाहती हूँ कि वो जितना कर सके, क्योंकि मैंने भी एनजीओ किया, मैं जानती हूँ परेशानी हर जगह पर इन बच्चों के साथ में। कभी कभी हम इनकी भाषा नहीं समझ सकते, कभी गांव वाले अवेयर नहीं होते, कभी पेरेंट्स नहीं आगे बढ़ना मांगते हैं, कभी टीचर्स भी अवॉइड करते हैं जो वहाँ परिषदीय विद्यालयों के। हम लोग सबको मोटिवेट करते हैं मैम। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके से आगे कार्यक्रम होते रहेंगे तो हम लोग को और अच्छी गाइडलाइन मिलती रहेगी। थैंक्स मैम। थैंक यू सो मच जूलियट जी। और आप लोगों की ऐसी बातों से ही हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आगे और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं ऐसे आगे भी आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नसीम अब्दुल सत्तार जी से। नसीम अब्दुल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नसीम जी, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जी जी, नसीम जी आ गए। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कुछ लोग बीच में मीटिंग लेफ्ट करते हैं, तो ऐसा ना करें। आपकी प्रेजेंट यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है, जिसके आधार पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनेगा। तो बीच बीच में आप मीटिंग लेफ्ट करेंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम बात सुनते हैं नसीम अब्दुल सत्तार जी की। आइए नसीम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपने अनुभव बताइए। नसीम जी, अभी तो आप आए थे, कहाँ चले गए? किसी कारण से शायद नसीम जी भी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। आइए वंदना जी से सुनते हैं, वंदना थानेकर जी से, कि वो क्या कहना चाहती है। वंदना थानेकर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके मैडम। जी मैडम, जो अब्यूज का और उसके अगेंस्ट में उसके प्रिवेंशन क्या लेने का, तो सी माई स्कूल इन प्रॉपर बॉम्बे, मुंबई में स्कूल है। तो वी आर गॉट एवरीथिंग, जो भी है बैड टच का वीडियो है, ये है। तो वो महीने में 2-3 बार पुलिस से स्टेशन से हमारे लिए वीडियो आता है, पुलिस लेडीज वगैरह सब आती है, तो जी हमारे बच्चों लोग को सब मिलता है। थैंक गॉड कि उतना सच्चे में प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों लड़कियां भी उतना अवेयर हो जाती है। उनके ये जो जो ऐसे एनिमेटेड फिल्म बना के वो लोग ऑल ओवर मुंबई, मुझे बाहर का रियली मालूम नहीं है, सर ने जी बोला है कि ये अभी चालू है सभी जगह पे। तो सक्सेसफुली ये ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे लोग बता सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड विजुअल है, विजुअल हैंडीकैप है, वो बता सकते हैं। लेकिन आई थिंक कि एमआर बच्चों लोग को बहुत प्रॉब्लम, गर्ल्स को बहुत प्रॉब्लम होता होगा। ये देख के भी वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या के नहीं करेंगे, वो अपने को कुछ मालूम नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग विद देम। तो मुझे लग रहा है उधर प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन सब प्रोवाइड हो रहा है। और अच्छे से जो जो है प्रिवेंशन, और अगर अच्छे से मिलेगा तो मुझे लगता है हर एक बच्चा, हर एक लड़की इससे प्रिवेंट हो जाएगी। और उसके साथ में हम लोग टीचर्स भी बच्चों लोग के साथ में है, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है हम लोग उनको गाइड करते हैं कि बाबा ऐसा है तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो हो हम लोग साइन में वगैरह ऐसा सब समझा के बच्चे लोग को अलर्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, सर ने बोला है, लेकिन वो और 100%, 150%, 200% हो जाएगा तो मुझे लगता है पूरे इंडिया में इसका जो प्रॉब्लम है वो उसका सोल्यूशन भी निकलेगा। जी बिल्कुल हर एक वंदना। गांव में, ये हर एक गांव में आरसीआई ने थोड़ा इनिशिएटिव लेकर, अगर ये गांव गांव में थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि या लैपटॉप या ये चीज लेके जाके, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको ये एनिमेटेड वीडियो दिखा सकते हैं। आई थिंक सो हो सकता है। हेलो मैडम, कैन यू हियर मी? हेलो। हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ओके जी मैडम, तो मुझे ये लगता है कि ऐसा होगा तो बेटर, बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात आप बता रही हैं।
और वाकई शहरों में तो काफी सुविधाएं उपलब्ध है हमारे पास, लेकिन रूरल एरियाज जो है वो अभी भी काफी वही उसी के लिए, जी उनके जी लिए मैं ही बोल रही हूँ। अगर उधर तक पहुंचेगा तो हम लोग को भी सेटिस्फेक्शन कि ये बच्चों को मिल रहा है तो उधर भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर हम पूरी तरीके से सुधार करना चाहते हैं तो जरूरी है कि ग्राउंड लेवल से शुरू किया जाए और सब तक पहुंचे। हम कुछ लोगों या को नहीं चुन सकते। जी बिल्कुल सच्ची बात है सर। जी। तो आपके आपके प्लेटफॉर्म से ये जरूर ट्राई कीजिए। आरसीआई के थ्रू अगर आपको हेल्प मिलती है तो उनको भी थोड़ा सा गाइडलाइन दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा मैम। जी बिल्कुल वंदना जी, हम लोग जितनी भी संभव है उतनी कोशिश करते हैं। पूरा प्रयास रहता है कि हर बच्चे को हम लोग जो सुविधाएं हैं कम से कम उनकी एजुकेशन से रिलेटेड वो सारी चीजें हम लोग अपने स्तर पर उपलब्ध करवाते हैं। शायद आपको पता होगा कि आरएसवीआई बुक्स की रिकॉर्डिंग करता है। जो सिलेबस है बच्चों का 9th 10th अभी यूपी और सीबीएसई हम लोग शुरू कर रहे हैं, और ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं कि कम से कम उनकी एजुकेशन पूरी हो पाए। तो हमारे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया। ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। खैर इस पर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन अभी और भी लोग हैं शायद जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोग थैंक यू सो मच वंदना जी। थैंक यू रिंकी मैम। हेलो मैम। हाँ जी बिल्कुल, आप अपना नाम बता करके अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रमोद मैडम जी नमस्ते। जी नमस्ते मैडम, नमस्ते सभी को नमस्कार। नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है मैडम कि अभी वर्तमान में जो स्कूलों में जो एजुकेशन जो चल रही है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एग्जाम चलती है, तो इसमें क्या होता है कि विकलांग बच्चों के साथ में शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, यानी कि स्पेशल शिक्षक नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन द्वारा क्या योजना है कि हर स्कूल में स्पेशल टीचर की भर्ती की जाए? जी जी, ये जियो काफी पहले आ गया था कि जितने भी सीबीएसई के स्कूल हैं वहां पर बच्चों को रखा जाएगा। सारे जो बच्चे हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उन्हें भर्ती किया जाएगा, और जीरो रिजेक्शन के साथ। जो सर्व शिक्षा अभियान आया है हमारा, उसमें जीरो रिजेक्शन के साथ ये पॉलिसी लाई गई कि किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, और उसके लिए जरूरी है कि स्पेशल एजुकेटर वहां पर होने चाहिए। लेकिन अभी अगर हम लोग ग्राउंड लेवल पे बात करें तो इस पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वर्क नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, अभी इसमें समय लगेगा। बट यहाँ पर प्रमोद जी मैं बात करना यही चाहूंगी आपसे कि सवाल और जवाब का सिलसिला हम लोग 4 बजे के बाद रखें। आप अगर अपने अनुभव बताएं या और ऐसी चीजें बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि आपको जो 2 दिन से आप सीआरई प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको कुछ बेनिफिट लगा या और ऐसा कुछ करना चाहिए या यहाँ पर और सुधार की जरूरत है, तो उसके बारे में अगर आप बताएं तो हमारे लिए काफी गाइडेंस मिलेगी हमें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैडम आपने कि पिछले गत दिनों से जो कल जो हमको प्रशिक्षण प्रदान किया गया है आदरणीय सर द्वारा, उसमें उन्होंने बहुत ही हमको अच्छी जानकारी दी कि दिव्यांग बच्चों के साथ में किस प्रकार की हमारी संवेदना होनी चाहिए, किस प्रकार की सहानुभूति होना चाहिए, और उनके साथ में समाज में किस प्रकार के किस स्तर तक उनका सम्मानजनक स्तर प्राप्त हो, इस प्रकार का हमको कार्य किया जाए। और साथ ही शैक्षणिक स्तर पर बच्चों के साथ में किस प्रकार का शिक्षण कराया जाए कि वो सामान्य बच्चों के साथ में उनका समावेशित हो सके। और इसके साथ में जो वर्तमान में बच्चों के साथ में जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चों के साथ में जो प्रताड़ना होती है समाज में, परिवार में, उससे किस प्रकार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो बच्चे और एक सम्मानजनक स्थिति में जी सके। ऐसी स्थिति में मैं यही करना चाहूंगा कि जो आदरणीय सर ने एबी जो बुलिंग के माध्यम से जो हमको जानकारी दी वो वास्तव में बहुत ही अच्छी जानकारी लगी हमको। इसके लिए सर को, आदरणीय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी और हम लोगों को काफी सहयोग मिलता है कि आगे हम जो कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा किस प्रकार से तैयार करें या और कौन से टॉपिक रखें। और वाकई जो विद्वज्जन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी सोच और उनकी बातें बहुत हद तक आज के मायने में सही साबित होती है। और अगर हम अपने एजुकेशन से अलग हट करके भी देखें तो हमारे जो जीवन का जो एक तरीका है उसमें भी बहुत बदलाव आने की संभावना है अगर हम इन चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें।
जी जी मैडम जी, एक और मेरी बात यह है, कहना चाहूंगा कि जनरली क्या है कि पाठ्यक्रम से ज्यादा हम प्रश्नों को अगर हल करें, शिक्षकों के पूरे इंडिया लेवल पर कई के प्रश्न होते हैं, तो ये प्रश्न अगर हल करेंगे तो उससे समस्या का निदान ज्यादा होगा। पाठ्यक्रम को कम करें और समस्या को ज्यादा हल करने की कोशिश करें मैडम। जी बिल्कुल, कहा भी जाता है कि आप जब करके सीखते हैं तो आपका ज्ञान ज्यादा दृढ़ सुदृढ़ होता है, ज्यादा सरलता से आप सीखते हैं और आजीवन वो सीख आपके पास रहती है, इसलिए करके सीखना ज्यादा बेहतर होता है। जी 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 धन्यवाद आपका प्रमोद जी। जी जी धन्यवाद धन्यवाद मैडम, आपको भी, सभी को धन्यवाद, पांडे जी को भी धन्यवाद। हेलो मैम। और आइए अब सुनते हैं रूपरेखा मुखर्जी से उनके विचार। रूपरेखा मुखर्जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी सुन पा रहे हैं। जी, आप अपनी बात रखना चाहेंगी? हमसे पूछने का कुछ नहीं, हमको पूछने का कुछ नहीं है। नहीं, पूछना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है 2 दिन के आरसीआई जो आपने ये सीआरई प्रोग्राम किया है, आप अब आपका अनुभव कैसा रहा इसका? मेरा अनुभव बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। हेलो मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम, और सभी को मैं नमस्ते कहना चाहूंगी। मैम के बारे में कहना चाहती हूँ कि इन 2 दिनों में मैंने जो भी, मुझे ये इससे एज अ टीम वर्क कैसे कार्य करना है। इस कार्यक्रम के दौरान हमने सबसे पहले ये वर्क एक स्पेशल एजुकेटर, पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट और जितने बच्चे से कनेक्ट होते हैं सभी लोगों को एज अ टीम वर्क कैसे कार्य करना है ये हमने। हेलो मैम। जी 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 बताइए। तो सर, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सीआरई प्रोग्राम में, वो आप यूट्यूब चैनल में डालते हैं। अगर हम कभी अटेंड नहीं करते हैं ये सीआरई प्रोग्राम वगैरह, तो हम उसको देख के उससे और भी चीजें सीख सकते हैं। सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपसे रिक्वेस्ट करती आप जितने भी सर सीआरई प्रोग्राम करते हैं तो सर इसी तरह आप यूट्यूब चैनल में जरूर डालिए, ताकि हम इससे अनुभव लेते रहें और अपने कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उन्नसे लेक्चर सुन के समस्याओं का निदान कर सकते हैं सर। थैंक यू। जी 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 बहुत, आपका यह विचार मैम बहुत उन्नत है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारे जो कार्यक्रम हो, मैं आप सभी को बता भी रहा था और मैं थोड़ा सा एक बार और कहना चाहूंगा। हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसको 3 मेथड से सभी विशेष शिक्षकों के समक्ष और सभी शिक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पहला, हम आपको लेक्चर मेथड से कोई बात बताते हैं। दूसरा, उसका पीडीएफ आपको सेंड करते हैं। तीसरा, उस बात को रिकॉर्ड करके यूट्यूब के माध्यम से वो पूरा का पूरा सत्र जो है वो आपको उपलब्ध कराते हैं, जिससे भविष्य में आप आसानी से समझ सके और आसानी से उस पर अपनी राय। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपना माइक म्यूट रखें, जिससे आगे हम लोग अपनी बात अच्छे से कर सकें। हेलो हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए। सर मैं अपने विचार और अनुभव तो इसमें बताना चाहूंगी। जी जी। आपके द्वारा दिया गया 2 दिन का जो प्रशिक्षण रहा बहुत ही कारगर रहा। हम विशेष शिक्षक हैं और सब जितनी भी इसमें चीजें बताई गई हैं अभी तक हम लोगों को इसके विषय में बहुत कम नॉलेज थी। जी जी। कि किस तरह से हम लोग बच्चों को काउंसलिंग करें कि उनके साथ कभी भी किसी तरह की दुर्घटना या कोई भी ऐसी गलती ना करे कोई, या सोशल में उन्हें प्रताड़ना ना की जाए। जी। इन सब चीजों की काउंसलिंग अब हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह विषय एक सीआरई के लिए एक अनोखा विषय है, जैसा हमारे वक्ताओं ने आपको बताया। अभी आदरणीय पंकज सर भी बता रहे थे इस बात को कि इस विषय का चयन क्यों किया गया और आरएसवीआई ने किया, तो एक
बात इस पे आने के लिए और बात की जाने हेतु उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया संस्थान को। मैं पहले जानना चाहूंगा क्या स्लाइड मेरी आपको दिख रही है? जी सर दिख रही है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा इस स्लाइड का निर्माण श्री श्याम सुंदर मिश्र सर ने किया है। आप डायरेक्टर है डीम्ड यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी में। आपका सेशन था 3 से 4, लेकिन यूजीसी की मीटिंग के कारण आप नहीं आ पाए। आपने अपनी पीपीटी हमें उपलब्ध कराई है, उस पर बात करने के लिए अनुमति प्रदान की है। तो मैं विषय पे आता हूं, जिस विषय पे हमें आगे बढ़ना है। संध्या जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा जी। बात यहां हो रही थी कि इस तरीके के विषय को हमने चुना क्यों। वह इसलिए कि वर्तमान समय इस बात के लिए, बात करने की आवश्यकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है कि हम अपने बच्चों को विभिन्न पक्षों से परिचित कराएं। कौन कौन से पक्ष? विकास के पक्ष, विकसित मानसिकता के पक्ष, वृद्धि के पक्ष, संरक्षा के पक्ष, सुरक्षा के पक्ष और मानसिक उन्नयन के पक्ष। आज दुर्योग से एक ऐसी परिस्थिति हमारे आपके सामने प्रकट हो गई है कि जब हम आप उसे देख रहे हैं तो आश्चर्यजनक आंकड़े हमारे आपके सामने निकल के आते हैं। इतनी अधिक मात्रा में आज से पहले कभी भी ये कुकृत्य की स्थितियां नहीं हुआ करती। नदीम सिन्हा जी माइक म्यूट करें। नदीम सिन्हा जी माइक म्यूट करें। नदीम सिन्हा जी, नदीम सिन्हा जी माइक म्यूट करें। नदीम सिन्हा जी, हाँ धन्यवाद। आज मैं बता रहा था, आज से पहले ऐसी विकट परिस्थिति उपलब्ध नहीं थी कि मनुष्यता का इतना निम्न स्तर कभी देखने को नहीं मिला था। आप पिछले कालों में अगर देखें, मैं ये नहीं कहता कि अपराध तब नहीं हुआ करते थे या अपराध किसी समय नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं यह अवश्य कहता हूं कि जिस टाइप्स के अपराध हमारे आपके सामने अब उपस्थित होने लगे हैं, ऐसा अपराध किसी भी काल में नहीं होता था। कम से कम अवस्था की ध्यान, अवश्य की अवस्था को देखने की मनसा तो सदा रही है। अपराध भी किए गए तो ऐसी परिस्थिति पर जहां अपराध बोध का या अपराध का भाव समझ में आए। वर्तमान परिस्थिति ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मेरे बेटे और बेटियां घरों में सुरक्षित नहीं दिखाई देते, अपनों में सुरक्षित नहीं दिखाई देते, परिवार में सुरक्षित नहीं दिखाई देते, समाज में सुरक्षित नहीं दिखाई देते, और तो और गिरने की ये परिस्थिति खड़ी हो चुकी है कि वे विद्यालय में भी सुरक्षित नहीं दिखाई देते। विभिन्न विभिन्न पटलों पर, विभिन्न विभिन्न स्थानों पर उनके साथ दुर्व्यवहारिक कुकृत कार्यों का कहीं न कहीं किसी न किसी पक्ष पर दर्शन हो जाता है। मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ चाइल्ड एब्यूज का एक डाटा रखा हूं, अगर आप उसे देख पा रहे होंगे तो आप समझेंगे। बच्चों को निगलेक्ट करने से संबंधित जो व्यूज है वो 34% है। मैं भारत के डाटा की बात कर रहा हूं। फिजिकल एब्यूज 28% है, छोटे बच्चों की, चाइल्ड के स्तर पे मैं बात कर रहा हूं। इमोशनल एब्यूज 8% की मात्रा में किया जा रहा है, और आप देखेंगे सेक्सुअल एब्यूज 30% की मात्रा में किया जा रहा है। कितनी कठिन परिस्थिति है। हम
और आप बात कर रहे हैं चाइल्ड की, छोटे बच्चों की, वहां पर 30% की ये जो अवस्था है सेक्सुअल एब्यूज की, ये क्या दिखाती है? क्या हम समाज को शिक्षक के रूप में शिक्षण नहीं प्रदान कर पा रहे हैं? क्या हम समाज को इस योग्य नहीं बना पा रहे हैं कि उसका नैतिक पतन होता जा रहा है? हम नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसी क्या परिस्थिति है कि मानवता इतनी शून्यता की तरफ गिरती जा रही है? बोध ही नहीं आ रहा है कि कहां पर किस तरीके का व्यवहार किया जाना है और किस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाना। यहां टाइप्स 4 आपके सामने रखे गए, फिजिकल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, इमोशनल एब्यूज और नेग्लेक्ट से संबंधित एब्यूज। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात करते हैं, हिटिंग, टचिंग और किकिंग और बीटिंग। आपने सुना होगा बहुत पुराने समय में कुछ शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में ताड़ना शब्द का प्रयोग चलता था। शारीरिक रूप से, क्रियात्मक रूप से ताड़ना, दंड विधान चलता था, लेकिन वह दंड सुधार के लिए होता था। वह दंड मानसिक रूप पर पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं होता। आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि विद्यालय में दंड विधा पर रोक है, दंड प्रदान करने पर रोक है, अध्यापकों के ऊपर रोक लग चुकी है। वो किसी बच्चे को प्रताड़ना जैसी कोई परिस्थिति पर दंड से, उन्हें किसी तरीके से दंडात्मक गतिविधि पर रोक है, लेकिन इसके पश्चात तो और सुखद स्थिति बननी चाहिए, लेकिन दिखाई तो दुखद स्थिति दे रही। पता चल रहा है कि और कठिन स्थिति दिखाई दे रही। कैसे, क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि हम बालक को अलग और अपने को अलग करके चल रहे हैं। हम सामाजिकता की धुरी को छोड़ करके व्यक्तिगता की तरफ ज्यादा बढ़ चुके हैं। कहीं न कहीं, किसी न किसी भाव में हम अपने उन विविध तत्वों को, विशिष्टताओं को छोड़ते जा रहे हैं जो हमें सामाजिक और भावनात्मक तथा व्यवहारात्मक पक्ष से एक दूसरे से जोड़ता था। हमने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने को इतना व्यस्त कर दिया है कि हम न अपने बच्चों से जुड़ पा रहे हैं, न हम अपने परिवार से जुड़ पा रहे हैं। उसका नतीजा है छोटी छोटी बातों पर आपके द्वारा उन पर प्रहार की परिस्थिति। समाज में रह रहे व्यक्तियों के द्वारा एक दूसरे पर पीटने, छिटाकशी करने या दुर्भावनित व्यवहार करने की कई परिस्थितियां निकल रही हैं। थोड़ी थोड़ी बात में, छोटी छोटी बात में व्यक्ति अपना आपा खोता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सहन क्षमता हमने खो सी दी है। हमारे अंदर सहन क्षमता की मात्रा ही नहीं रहती। बालक है, बालक का बोध है, हम उस बालक के बोध को भी भुला चुके हैं। ऐसा क्यों? इस पर जब हम देखते हैं और 3 मेजर्स को, विशेषतः सर की ये 39 स्लाइड की पीपीटी है, मैं थोड़ा थोड़ा करके इस पे बात कर रहा हूं आपसे। 3 मेजर कंपोनेंट्स, चाइल्ड, टीचर सर्विस प्रोवाइडर प्लस स्ट्रेस बराबर चाइल्ड एब्यूज। क्या कहना चाहती है ये स्लाइड? एक बालक है, अध्यापक और उसको सर्विस प्रदान करने वाले लोग जब संभाल नहीं पाते हैं, बालपन को केंद्रित नहीं कर पाते हैं और बालपन को केंद्रित करते हुए व्यवहार नहीं कर पाते, तो जन्म होता है स्ट्रेस का। बालकों के कारण, बालकों के व्यवहार के कारण टीचर को स्ट्रेस, टीचर के व्यवहार के कारण, निगलेक्ट करने के कारण बालकों को स्ट्रेस, बालकों के कारण सर्विस प्रोवाइडर को स्ट्रेस, सर्विस प्रोवाइडर के निगलेक्ट व्यवहार के कारण चाइल्ड को स्ट्रेस। और जब इन तीनों का
कंपोनेंट सेम बनता है, जो निकलता है चाइल्ड एब्यूज। हम बच्चे को निगलेक्ट करने लगते हैं, हम बच्चे को मन से अपने नेत्र से ओझल करने लगते हैं, हम उसके भावों को छोड़ने लगते हैं। थोड़ा कटु है लेकिन मैं कहना चाहूंगा, प्रत्येक बालक पिता से, मां से बहुत निकट रहना चाहता है। वह माता पिता के पास समय गुजारना चाहता है। अवस्था ही ऐसी होती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, 5 साल की अवस्था के बाद बच्चे विद्यालय जाते थे। उसके पहले माँ की गोद में, पिता की गोद में, पिता के आसपास, माँ के आसपास आंगन में खेलते हुए बच्चे दिखाई देते थे। वे यही तो चाहते थे कि माँ हमारे आंखों के सामने रहे, मैं माँ की आंखों के सामने रहूं, अर्थात मेरा अपना मेरे सामने हो और मैं अपने के सामने हूं। जब ऐसी परिस्थिति नहीं बनती, हमारी आवश्यकताओं के कारण हम यत्र तत्र इधर उधर चले जाते हैं, बच्चों के मनोभाव पूरे नहीं होते, तो बच्चों के मनों में कहीं ना कहीं स्ट्रेस जगता है, वो निराश्रित होते हैं, वो आसान्वित नहीं हो पाते, वो गुम होने लगते हैं, खोने लगते हैं। और उसके एवज में हमारे आपके सामने वो अलग अलग ढंग से अपनी क्षोभ को, अपने भाव को व्यक्त करते हैं, या तो जिद के रूप में, या तो रोने के रूप में, या तो क्रोध के रूप में, या तो और किसी पक्ष पर। अब दिन भर लगभग 12 घंटे 10 घंटे की नौकरी करने के पश्चात जब माता पिता पहुंचता है उनके पास, एक अध्यापक जब पहुंचता है उनके पास, तो इस तरीके का उनका व्यवहार उसे अटपटा लगता है। वह ऐसे व्यवहारों को स्वीकार नहीं कर पाता। वो सोचता है हम तो थक के आए हैं, इसको तो और प्रेम से हमसे व्यवहार करना चाहिए। ये जब देखो तब रोता रहता है, जब देखो तब ये मारपीट करता रहता है, बड़ा गंदा लड़का है, बिगड़ गया है। क्यों वह मारपीट कर रहा है, क्यों यह रो रहा है, क्या ऐसी परिस्थिति है? क्या इसको जानने की भी हमने कभी जद्दोजहद की? क्या हमने कभी ऐसी कोई परिस्थिति को निकट जाके देखने की बात की कि हमारे बच्चे में कहीं स्ट्रेस तो नहीं आ रहा, हमारा बच्चा कहीं हमसे दूर तो नहीं जा रहा, कहीं वह भाव में खो तो नहीं रहा, कहीं वह शून्यता की तरफ तो नहीं जा रहा? क्या कभी हमने इन सब पक्षों पर चर्चा करने की बात की? हमारे दादा दादी, हमारे पौराणिक ग्रंथ और हमारे पौराणिक मान्यताएं कहती हैं जब हम बालकों से मिले तो बालक हो जाए, बालकों से इस तरीके से मिला जाए कि एकदम उनकी अवस्था के अनुरूप आकर, उनकी अवस्था पर उतर कर तब उनसे व्यवहार किया जाए, अर्थात बच्चा हो जाया जाए। तब वो अपनी बात बताते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे आपकी गोदी में बैठकर नाक कान आंख बाल नोचते हुए, अपनी भाव भंगिमाएं प्रस्तुत करते हुए कुछ कहना चाहते हैं। क्या हम सुनने को तैयार हैं? क्या हम समय देने को तैयार हैं? अगर नहीं तैयार है तो हम अपने बच्चे को स्ट्रेस की तरफ ले जाने को तैयार है। हमें इस बात पर सोचना होगा। हम नहीं सोचेंगे तो हमारा बच्चा चाइल्ड एब्यूज का शिकार होगा कहीं ना कहीं। रोल ऑफ द टीचर इन इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट: प्रोटेक्ट, सस्पेक्ट, इंसस्पेक्ट, कलेक्ट और रिस्पेक्ट। एक अध्यापक क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इन समस्याओं के निदान के लिए एक अध्यापक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जाना जाता है। अध्यापक, ये बात मैं कहूंगा तो आपको लग सकता है कि आप ये कहें कि ये तो वही बात हुई कि इसको दोहराने का क्या मतलब है, लेकिन एक अध्यापक समाज सुधारक के साथ साथ समाज उद्धारक भी होता है। आज समाज में अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, आज व्यक्ति में मनोवांछित कल्पनाओं की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तो किसी न किसी रूप में प्राथमिक शिक्षा में लगे हुए हमारे विशेष शिक्षक, सामान्य शिक्षक इसके लिए बड़े उत्तरदायी हैं। वे समाज के सबसे प्रथम पायदान पर, जड़ पर, जहां से वृक्ष उदयमान हो रहा है, जहां से वृक्ष प्राणवान हो रहा है, उस स्तर पर
हम सूझ उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, हम बालकों के अंदर से उनका बालपन छीन रहे हैं, जिसके कारण आज अल्प आयु में बच्चे बीमार जैसे दिखाई देते हैं, बौद्धिक अक्षमता की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, शारीरिक अस्वस्थता की तरफ दिखाई देते हैं। एक टीचर को चाहिए वह प्रोटेक्टिव हो, वह गलत धारणाओं को, गलत पक्षों को सस्पेक्ट करे, चिन्हित करे और चिन्हित करके उनका निदान प्रस्तुत करे, सभी समस्याओं को कलेक्ट करके और बच्चों के अंदर रिस्पेक्टफुली उनका आदरित भाव प्रस्तुत करने के लिए उनके साथ पार्टनरशिप ही करें। पार्टनरशिप को कैसे किया जाए आपके सामने प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। प्रोफेशनलिज्म, अकाउंटेबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट, न्यूरिटरिंग, एम्पावरिंग, रिएक्टिव, सस्टेनेबल, हार्नेसिंग, इंटरेक्टिव और परफेक्शन। जब एक अध्यापक बच्चों के निकट आकर के बच्चा जैसा व्यवहार करके उनसे शैक्षणिक गतिविधियों में एक रूप होता है, तो उसका निर्णय ये निकलता है कि सभी बालक घरों से अधिक समय विद्यालय में देना पसंद करते हैं। यहां जितने में विशेष शिक्षक हमसे जुड़े हैं, शिक्षक हमारे जुड़े हैं, ये इस बात को व्यवहारित करते होंगे। दो तरीके के बच्चे आपके सामने आते हैं। जब प्रथम बच्चे आपके सामने आपके विद्यालय में आते हैं तो करते क्या है, वो विद्यालय आने से डरते हैं। उनके माता पिता गेट तक जबरदस्ती उन्हें लाते हैं और जबरदस्ती लाने के बाद में जब गेट के अंदर वो आते हैं तो दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितना समय उन्हें स्कूल में लगे, अध्यापक द्वारा उन्हें मोटिवेट करने में लगे, उतने दिन तक वो विद्यालय आना नहीं चाहते, क्लास आने के लिए रोने लगते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है, अगर कुशल शिक्षक है विद्यालय में, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि अगर 7 बजे का विद्यालय है तो 6:30 बजे ही बच्चा टाई बेल्ट लगा करके, पानी की बोतल टांग करके रेडी रहता है। मम्मी मम्मी चलो हमें स्कूल छोड़ाओ, हम जाएंगे स्कूल। और स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो टीचर को घेर के खड़ा हो जाता है, वो अध्यापिका के पास खड़ा हो जाता है, उसे जाने की जल्दी नहीं होती। वो मम्मी को देखता है, गेट पर मम्मी है, लेकिन वो टीचर के पास में रहता है। अर्थात यह बताता है कि समय किसने उसके साथ दिया, कौन उसकी अवस्था में उतरकर उससे बात किया, कौन उसके भावनाओं को समझकर उससे पार्टनरशिप ही किया। ये बहुत जरूरी है। बगैर पार्टनरशिप इंपावरमेंट हो ही नहीं सकती, किसी भी परिस्थिति में सुझाया ही नहीं जा सकता, सशक्तिकृत किया ही नहीं जा सकता। हमें उनके स्तर पर उतर के बात करने की आवश्यकता है, हमें उनसे जुड़ करके बात करने की आवश्यकता है, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ एक्शन उनके प्रस्तुत सामने उन्हें करने होंगे। उन एक्शनों पर अपनी अपनी राय और अपने अपने महत्व को उनके सामने रखना होगा। किस तरीके से हम उनको कहें, बी प्रोटेक्टिव, रीच आउट द मेक ए फ्रेंडली, पॉजिटिव, इंट्रोडक्टरी contact before any specific student concern crisis. Invite parents to partners and explain the conditions under which acquiring knowledge and skills is most optimal for student. विद्यालय में छात्र अध्यापक अनुक्रिया शिक्षण प्रशिक्षण क्रिया के साथ साथ अभिभावक मीटिंग भी इस हेतु होनी चाहिए। क्राइसिस से बचने के लिए, कुकृत्यों से बचने के लिए हमें अभिभावक से खुल के बात करनी होगी। बच्चों में दिख रही मनोवृत्तियों को उन्हें बताना होगा, उन्हें समझाना होगा। अगर बच्चा समूल प्रगति कर रहा है तो हमें उनको इससे परिचित कराना होगा कि इन परिस्थितियों से बचकर चलना है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल अवस्थागत विकास कर रहा है। तो इस विकास की यात्रा में कोई व्यवधान न आए, इस हेतु इन पक्षों पर विशेष ध्यान देते चल। अगर बच्चा किसी पक्ष पर कुछ कम
अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर पा रहा है, तो यहां परम आवश्यक हो जाता है कि हम उसे समझाने के साथ साथ उसके अभिभावक को भी समझाएं कि बच्चा किन किन अनुभवों से वंचित हो रहा है, बच्चों को किन किन व्यवहारिक पूर्तियों की कमी पड़ रही है, कौन सी ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है जिसके कारण यह बच्चा इच्छित व्यवहार नहीं कर पा रहा है। क्या ऐसी स्थिति है, करें क्या उसके लिए? तो ओपन माइंडनेस, सबसे पहले परिवार हो, समाज हो, अथवा घर, स्कूल, चाहे जहां हम हो, ओपन माइंडेड रहे। आप शब्दों को पहले से ही योजित न कर, किसी के द्वारा हमें सम्मानित किया जाएगा, सम्मानित शब्दों से विभूषित किया जाएगा, इससे बचे। किसी के द्वारा कुछ हमें कहा गया और हम ये कहने लगे कि आपने ऐसा क्यों कहा, ये कहने से अच्छा है उस परिस्थिति को हम भांपे, हम देखें कैसे होगा। रेडीनेस टू चेंज, अगर उसका व्यवहार सामाजिक रूप में सही नहीं है, सामाजिक तथ्यों पर माकूल नहीं बैठता है, तो हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है एक अध्यापक होने के कारण हम उस व्यवहार में परिवर्तन के लिए सुधारात्मक रिमेडियल टीचिंग उनके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करें, न कि हम प्रतिकार करें। हम प्रतिकार करने के लिए नहीं बने। मैं अध्यापक के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूं। हमें प्रतिकार नहीं करना, हमें सुधारात्मक, उपचारात्मक शिक्षण की जो प्रविधियां हैं, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को अप्लाई करना है। सेंसिटिविटी, हमें संवेदनित रहना होगा बालकों के प्रति, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के प्रति, तथा समाज के निम्न वर्ग, शोषित वर्ग और आवश्यकताओं से भरे एक गरीब वर्ग के लिए हमें संवेदित होना होगा। हमें बच्चों को संवेदित करना होगा। हमें उनके माता पिता को बच्चों को समय देने के लिए संवेदित करना होगा। अर्थात संवेदनाओं का जागरण स्वयं में और संवेदनाओं का जागरण बालक के साथ साथ बालक के अभिभावक में। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर सही तरीके से नहीं दे पाता है, हमने गणित की कोई प्रश्नावली उसके समक्ष, कोई क्वेश्चन हमने उसके सामने उसके रखा, उसने 40 से 50% उस प्रश्न को तो अच्छे से किया, लेकिन किसी एक पॉइंट पर वह ऐसा भटका कि पूरा का पूरा प्रश्न गलत हो गया। 40% के ऊपर 60% की गलती आई। तो हमें जहां से उसने गलती प्रारंभ की वहीं से सुधार प्रारंभ करना है, न कि प्रश्न को काट करके उसे दंड देना। अगर व्यवहार, बालक का व्यवहार दूसरे बालक के साथ, एक विद्यार्थी का व्यवहार दूसरे विद्यार्थी के साथ समकूल नहीं है, समयबद्ध नहीं है, तो भी एक शिक्षक को फ्लेक्सिबल होकर के, एक अभिभावक को फ्लेक्सिबल होकर के, बड़े प्रेम से, माधुर्य से, विनोद से उसके बगल बैठ करके उसके अवस्था के अनुरूप शब्दों का चयन करके उसे समझाना होगा। वहां क्रोध का प्रदर्शन नहीं करना, वहां हमें समझाना होगा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं करते, इसको इस तरीके से किया जाना ठीक है। और समझाने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं भी उसका पालन करते रहें। आपकी कथनी और करनी एक रहे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कथनी और करनी अलग चलेगी तो बच्चा कदापि आपके किसी सुझाव को मानेगा नहीं। आपके कथनी और करनी में कहीं भी विभेद ना है। कमिटमेंट ये कहता है जो बच्चों से कहा जाए उसे करके दिखाया जाए। अर्थात अध्यापक विद्यार्थियों को, अभिभावक अपने बच्चों को अगर उन्नत शिखर पे ले जाने के लिए कोई राय देते हैं, उस राय को पहले जरा मान लिया जाए, अपने व्यवहार में उतार लिया जाए और उस राय को पक्ष में लेते हुए उन राय पर, उस पक्षों पर अपनी महनीय राय रखते हुए हमें उन्हें सुधारना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
सामाजिक जिम्मेदारी, हमारी नैतिक सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम समाज में बढ़ रहे इन दुर्व्यवहारों के प्रति जन जागरूकता की जागृति करें और अपने सामाजिक दायित्वों को समझे। अगर हम नहीं समझे तो ऐसी परिस्थितियां हमारे समक्ष उपस्थित होती रहेंगी, हम उनसे दो चार होते रहेंगे, हम बच नहीं सकते। यह कल दूसरे घर में है, आज हमारे घर में होगी, इससे बचा नहीं जा सकता, यह परिस्थिति उत्पन्नित होगी। आगे जब बढ़ते हैं इसमें मेजर एटीट्यूड शिफ्ट करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं जिसके कारण परिस्थिति है, उससे निकल के हमें करना क्या है। सोशल स्टिग्मा ना बनाए बल्कि सोशल एक्सेप्टेंस बनाए। समाज में किसी के लिए कोई चित्र बना करके न रख ले उसको, या अपने बारे में कोई एक बहुत विशेषज्ञ की चित्र बना करके उपस्थित नहीं करना है, बल्कि सामाजिक स्तर पर सबको स्वीकार करने की आवश्यकता है। सामाजिक स्तर पर सभी को सम्मान प्रदान करने की आवश्यकता है। सामाजिक स्तर पर सबको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। असेसमेंट की जगह एसेसिबिलिटी। आप परीक्षण करने न चले, आप उसे समुचित वातावरण उपलब्ध कराएं। परीक्षण तो अनायास ही होता जाएगा, क्रियापरक जब वह बात आगे बढ़ेगी तो परीक्षण अपने आप होगा, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपने व्यवहार से परीक्षण करेगा, आपको उसे असेसमेंट करने की जरूरत है, साइन करने की जरूरत नहीं। आप तो उसे व्यवहारिक पक्ष में, शैक्षणिक पक्ष में और मानसिक पक्ष पर कैसे एक सुगम व्यवहारिक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, सुगम परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, इस पर चिंतन करना है। फेयरफुलनेस की जगह फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा संकीर्णताओं और बहुत ज्यादा अप्रासंगिक मान्यताओं में नहीं फंसना है, उससे थोड़ा निकलना है। निकल के थोड़ी स्वतंत्रता और थोड़ा लचीलापन, थोड़ी स्वतंत्रता और थोड़ा लचीलापन, इन दोनों को भी हमें आपको साथ लेके चलना है, तभी हम इस क्राइसिस से निकल पाएंगे। एम्पैथी कदापि नहीं, दया का भाव किसी भी परिस्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बालकों के या समाज में रह रहे शोषित वंचित बालकों के प्रति कहीं भी किसी भी स्थिति में दया का भाव होना नहीं चाहिए। क्या हो? एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। हम कैसे उन्हें सशक्तिकृत करेंगे, कैसे उन्हें श्रेष्ठ करेंगे, इस बात पर हमारी आपकी राय होनी चाहिए, न कि इस बात पर राय हो कि बेचारा, देखो बेचारा कैसा है। इन मंतव्यों से निकलिए। हमें उसकी मूल आवश्यकताएं जो है उनकी पूर्ति करनी है। उनकी कमियों को देख करके कमियों का दोषारोपण उनके ऊपर थोड़ी करना है। जैसे कल कहा श्री मंजीत सिंह सैनी सर ने कि जब हम आप किसी से मिलते हैं, किसी दृष्टिबाधित बालक या बालिका से मिलते हैं, तो हम मिलवाते हैं कि आइए हम आपको मिलाते हैं XYZ किसी भी नाम के एक व्यक्ति से, आपको मालूम है ये दृष्टिबाधित है। ये क्या था? ये कौन सा परिचय था? ये कौन सा इंट्रो था? इससे बचना है। अगर आप इस तरीके से इंट्रो देंगे तो आप उसकी कमियों को सामने रख रहे हैं, उसकी वृद्धता को नहीं, उसकी समृद्धता को नहीं। जैसे ही आप कहते हैं कि ये फला है और ये दृष्टिबाधित है, अगला कहता अरे राम 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 राम, बेचारा बेचारा। अब वो कहीं के प्रोफेसर है, उन्होंने उदाहरण दिया था आपके समक्ष, वो कहीं के प्रोफेसर है, कहीं के IAS है, कहीं PCS अधिकारी है, या बैंक में बड़े अच्छे कर्मचारी हैं। उनकी सारी अच्छाई एक तरफ हो जाती है और बेचारा बेचारा करके एक तरफ हो जाता है। नहीं, कदाप दया की कोई परिस्थिति को हमें सामने नहीं रखना है। तो किस परिस्थिति को सामने रखना है? एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण की परिस्थिति को हमें उनके सामने रखना है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगली स्लाइड में सर बताते हैं ओवर सेल्फ की जगह एडवोकेट फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए आप खुद ही एडवोकेसी का काम करें, उनके अधिकारों का संरक्षण, सुव्यवस्थीकरण और उन्हें प्रदान करने के लिए उनके माता पिता को प्रेमोत भाव से, सामाजिक भाव से, कानूनी भाव से
और विशिष्टता के भाव से समझाने की आवश्यकता है कि बालक की नैतिक आवश्यकताएं क्या है और उसकी पूर्ति की जिम्मेदारी किसकी है। ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी हो जाता है। हम उनको कैसे समझा पाए, मैं माता पिता की बात कर रहा हूं, कैसे हम उन्हें समझा पाए कि इस बालक का अधिकार है। अगर आप पहुंच करके सिर्फ कानून की ही बात करने लगेंगे तो माता पिता कहीं क्रोधित हो जाते हैं, माता पिता कहीं क्षोभित हो जाते हैं कि इसी का अधिकार है, मेरा कुछ अधिकार ही नहीं। ऐसा नहीं, उनको पहले विश्वास में लेना है। विश्वास में लेने के पश्चात उन्हें उनके बालक अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बालक के प्रति यह बताना है कि निकट भविष्य में यह आपके गौरव का केंद्र बनेगा, निकट भविष्य में यह आपकी उज्ज्वलता का मार्ग प्रशस्तीकरण करेगा। आपको इनसे आशान्वित भाव से वैसे ही व्यवहारित होना है जैसे आप अपने सामान्य बेटे बेटियों से होते हैं। यह भी आपकी उन्नता को, आपकी श्रेष्ठता को आगे ले जाएगा। अतः आप इसका भरण पोषण शैक्षणिक उन्नयन सभी उन्हीं पक्षों पर करें जिन पक्षों पर सामान्य बालकों का किया जाता है। एक्सेप्ट देम एज दे आर एंड नॉट एज दे आउट ऑफ टू बी। किसी भी परिस्थिति में एक्सेप्ट करने की स्थिति। देखिए, जितने भी व्यवहार सदव्यवहार बनने से हटकर दुर्व्यवहार की तरफ जा रहे हैं, कहीं न कहीं इसका मुख्य कारण होता है समझ का विकसित न, अपनी बात का रख न पाना, अगले की बात को न समझ पाना और समय की मांग को निगलेक्ट करना। इसको देखना होगा। जागृति के लिए सबसे आवश्यक है कि तपना होगा, इस फील्ड के लिए और यहां की व्यवस्था के लिए तपना होगा। तो मैं सर के आदेश से उनकी 39 जो स्लाइड है वो आपके समक्ष, उसमें कुछ मूल भावों को मैं आपके सामने रख रहा था। यह पूरी पीपीटी आपके ग्रुप पर अभी थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। आप इसको देखेंगे और प्रश्नोत्तरी का इसमें से आप उत्तर निकालेंगे और उस पे आप अपनी राय रखेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहां पर पूर्ण करता हूं। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछें, अन्यथा हम धन्यवाद ज्ञापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर एक रिक्वेस्ट है जी। सर जो YouTube चैनल में आप वीडियोस डालते हैं उसमें हम लोगों को PDF भी मिलेगी? YouTube चैनल में PDF नहीं मिलेगी मैम। PDF मिलती है जैसे अभी आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में है, CRE प्रोग्राम चल रहा है। दोपहर में हम आपसे जब जुड़े थे तो हमने आपको बताया था कि हम कई लॉज के कुछ हिंदी और इंग्लिश के PDF आपको प्रेषित करेंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग देखे होंगे, मैंने आपको भेजा था, आप सभी लोग देख चुके होंगे। और इसी तरीके के वीडियोस उस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। उस चैनल पर, जिस चैनल से आपको वीडियोज मिला हुआ है, उसमें मैं कोई चैनल के प्रचार के लिए नहीं, लेकिन आप एक बार सर्च करके देखिएगा। उस पे 500 से अधिक प्रोफेसरों के, विशेषज्ञों के विचार उस पे अपलोडेड है। आप आसानी से उससे देख करके अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप होगा, वीडियो के लिए YouTube चैनल। जी ओके सर, थैंक यू सर। जी थैंक यू। अगर सर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ विनोद जी पूछिए। ये बताइए सर कि 3 दिन का CRE सर नहीं हो सकता आगे चल के? 3 दिन की CRE नहीं, CRE 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन की होती है। ऑनलाइन CRE अधिकतर 2 दिनों की हो रही है, 5 दिन की भी होती है, लेकिन अभी 2 दिनों की ही हो रही है। नहीं सर, बहुत जगह पे सर 3 दिन का भी शो कर रहा था RCI साइट में। बिल्कुल, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ आशुतोष जी, मैं ये कह रहा हूँ हमारे कार्यक्रम को 2 दिन की स्वीकृति मिली। अधिकतम कार्यक्रम 2-2 दिन की स्वीकृति दी गई है, 5 दिन की भी स्वीकृति है। जी सर, इससे एक दिन में जैसे 3 दिन लगातार होने पे पॉइंट ज्यादा मिल जाते हैं। 18 मिलेंगे, 6 पॉइंट एक दिन के मिलते हैं। तो अगर 3 दिन का होगा तो 18 होगा, 2 दिन का होगा तो 12 होगा।
नहीं वो तो सर होगा, लेकिन ये हम चाह रहे थे ना कि जैसे कि एक बार 18 पॉइंट मिल जाते हैं तो 5 बार करना पड़ेगा, नहीं तो और ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 100 पॉइंट चाहिए सीआरई के, वो आपके रिन्यूअल के पूरा लिए। की प्रक्रिया है। ये प्रोग्राम 12 नंबर का है, और मैं अगर किसी और के प्रश्न हैं तो आप पूछे, अन्यथा मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाना चाहूंगा। सर जी सर, पूछना चाहते कि प्रश्न उत्तर के लिए, हाँ हाँ, अच्छा हम लोग का सारा रात टाइम मिलेंगे हाँ जी, प्रश्न हाँ जी, उत्तर को? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, क्योंकि दोहराना पड़ेगा कोई बात नहीं, ताकि ठीक हो उत्तर। ठीक हाँ, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात सारे रात एकदम 5 बजे तक, कल 5 नहीं। बजे तक। जी जी जी, थैंक यू ठीक है सर, जी। थैंक यू। तो मैं यही अपनी बात पूर्ण करता हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस कार्यक्रम की संयोजिका और इस कार्यक्रम में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही श्रीमती रिंकी शर्मा जी को, कि वो आए और पूरे कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वत जनों को और सभी कार्यक्रम में लगे हुए सभी श्रेष्ठ जनों को धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमती रिंकी शर्मा जी। धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। आपकी प्रश्नोत्तरी आपके ग्रुप पर आ जाएगी, आप वहां से उत्तर देंगे। फीडबैक फॉर्म भी आपके ग्रुप पे ही आएगा। धन्यवाद अंतिम कड़ी है, जैसे धन्यवाद ज्ञापन पूरा होगा आप सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। हेलो सर। जी बताइए। हेलो सर, फोटो नहीं ले सकते क्या सर? हाँ जी, सबके वीडियो ऑन करके फोटो नहीं ले सकते? नहीं जी, इतनी फोटो एक साथ नहीं आ सकती। मैंने फोटो लिया हुआ है, आपके ग्रुप पे पहुंच जाएगी, आप निश्चिंत रहें। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर अभी एक ही इवैल्यूएशन लिंक आएगा या 2 हो गए इवैल्यूएशन? अभी एक आएगा, 1 घंटे बाद एक इवैल्यूएशन लिंक आएगा। अच्छा, मतलब अभी से 2 आएगा ना? आज दिन भर में 3, पहले 1 दिया और अभी 2। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। हेलो हेलो सर जी। हेलो सर। जी हेलो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीदी आए और धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद नागेश मैंने जी। सभी प्रतिभागी से शायद निवेदन है आपसे कि कुछ यदि सवाल प्रतिभागी करना चाहते सीआरई हैं, की कोई अगर तो आप लोग बिल्कुल निराश ना गाइड हो। अगर अवेलेबल हो तो सेंड करें। ये जो धन्यवाद ज्ञापन की कड़ी है, इसके बाद आप लोग अपने सवाल सर से पूछ सकते हैं। अभी लिंक ओपन रहेगा तो आप लोग जुड़े रह सकते हैं और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। सर जी जी, अभी आप लोग धन्यवाद ज्ञापन के बाद अपने सवाल रख सकते हैं और पूछ सकते हैं। अभी नहीं तो मैं धन्यवाद ज्ञापन का जो हमारी कड़ी है वो शुरू करती हूँ। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त एवं आरएसवीआई द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे समस्त विद्वज्जनों को मैं रिंकी शर्मा आरएसवीआई की तरफ से सादर नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर जैसा कि मुझे आप विशिष्ट जनों के धन्यवाद ज्ञापन का अवसर प्राप्त हुआ है, जिस हेतु मैं संस्था के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। इस कड़ी में सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हमारी प्रमुख संस्था आरसीआई का, जिन्होंने हमें ये 2 दिवसीय सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति प्रदान की। अब मैं धन्यवाद करती हूँ कार्यक्रम की नोट स्पीकर के रूप में अपना आशीर्वचन प्रदान करने वाले हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर राकेश जैन सर का, जिनके द्वारा सभी प्रतिभागियों को अत्यंत महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए गए। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कार्यक्रम में आशीर्वचनीय रूप से अपनी प्रतिभागिता प्रदान करने वाले हमारे सदस्य सचिव आरसीआई आदरणीय श्री सुबोध सर का, जो व्यक्तिगत रूप में भले ही हमसे नहीं जुड़ पाए लेकिन अपना आशीर्वचन संस्थान को प्रेषित कर हमें अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद ज्ञापन की इस कड़ी में धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे प्रथम विशिष्ट वक्ता कल के
श्री डॉक्टर विजय शंकर शर्मा जी का, जिन्होंने न केवल अपने प्रबुद्धीय भाव को रखा बल्कि विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समस्त प्रतिभागियों का कुशल मार्गदर्शन भी किया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी जी का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किए। अब मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय डॉक्टर विनोद केन सर का, जिन्होंने हम सभी प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन किया। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रथम दिन के चौथे वक्ता श्री मंजीत सिंह सैनी सर का, जिन्होंने विषयगत भावों को व्यक्तिगत करते हुए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमें कुप्रतियों से बचने और सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक उन्नति के लिए सुझाव भी दिए, जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत उपयोगी भी है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ दूसरे दिन के हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय श्री नीरज मधुकर जी का, जिन्होंने हमें नेशनल ट्रस्ट एक्ट की विधिवत और विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अब मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे आदरणीय प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह सर का, जिन्होंने मापदंडों पर एक सभ्य समाज के निर्माण हेतु एक रोडमैप प्रदान किया। साथ ही विधिवत उद्बोधन से हम सभी का ज्ञानवर्धन भी किया। अब हमारे आज के तीसरे वक्ता आदरणीय श्री पंकज शाह सर का, जिन्होंने अपनी महनीय उद्बोधन में हम सभी को अभिसिंचित किया। धन्यवाद की इस कड़ी में धन्यवाद देना चाहूंगी मैं आज के हमारे चौथे वक्ता आदरणीय श्री श्याम सुंदर मिश्र सर का, जिन्होंने विधिवत हमारा ज्ञानार्जन कराया। वे भले ही आज हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पीपीटी हमें दी, जिसके संदर्भ में हमने विधिवत ज्ञान प्राप्त किया। इसके लिए सर हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भारतीय पुनर्वास परिषद के उपनिदेशक श्री राजेश वर्मा सर का, जिन्होंने हमें अपने आशीर्वचन प्रदान किए। साथ ही धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस बौद्धिक आयोजन में जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ समस्त क्रियाकलापों में प्रतिभाग किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महनीय भूमिका निभाई। अब मैं अपने सहयोगी और मार्गदर्शक श्री नागेश पांडे जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने सहयोग और सुझाव के बिना ये कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता था। आपका धन्यवाद ज्ञापन करना भी इस धन्यवाद ज्ञापन की सबसे प्रमुख कड़ी थी। नागेश सर, आपका एक बार फिर आभार हृदय से। कार्यक्रम की अपनी अंतिम कड़ी में कार्यक्रम से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे सभी जनों का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना यह आयोजन सफल नहीं हो सकता था। अपने इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी प्रतिभागियों और अपने सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और RSVI लखनऊ की तरफ से मैं नागेश पांडे आप सभी को बारंबार आमंत्रित करता हूं और बारंबार आप सभी से यह आह्वान करना चाहता हूं कि विशेष शिक्षा में विशेषकर दृष्टिबाधिता हेतु जो भी शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित क्रिया प्रक्रिया हो, उस हेतु आप RSVI को याद कर सकते हैं। आप हमारे कार्यालय गोपाला अपार्टमेंट आकर के भी और हमसे संपर्क करके भी दृष्टिबाधिता से संबंधित विभिन्न शैक्षणिक प्रशिक्षणिक क्रियाकलापों हेतु आप हमसे सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। हमने कोविड-19 काल में भी शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित बहुत सी क्रियाकलापों को संचालित किया है। आप उनसे भी जुड़ करके देश के विभिन्न राज्यों में बहुत सी सेवाएं पहुंचा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर से संपर्क करके और यहाँ पे अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आज इस कार्यक्रम को यहीं पे पूर्ण करते हुए प्रश्नोत्तरी के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपने ग्रुप पे आएं और वहां आपकी प्रश्नोत्तरी, आपका परीक्षण प्रारंभ होगा। सभी लोग यहाँ से लेफ्ट करें और ग्रुप पर पहुंचे जहां आपकी परीक्षा होनी है। ठीक सर। हेलो सर। नागेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संचालन आपने किया। हेलो जी बताइए।
बताइए सर